ओके चलिए अब बात करते हैं मार्केट की और वीरू और हर्षिता रहेंगे मेरे साथ अगले 1.5 घंटे और पूरा दिन मार्केट ने एक रेंज में बिताया एक्चुअली आज और फ्रैंकली आज जो सुबह भी हमारी बात हुई थी हर्षिता मेरी और वीरू की यही एक था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कोई खास आपको ट्रेड्स मिलेंगे नहीं। आज आपको बैंक निफ्टी पर ही फोकस करना पड़ेगा। कंपल्सिव ट्रेडर हैं तो रेंज ट्रेड कर लें भले, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। बस एक चीज़ है, आज क्लियर कट मार्केट ने एक डिफरेंशियल क्रिएट किया निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसका एक ही कारण है रिलायंस। और रिलायंस आज इनफैक्ट एज वी स्पीक 3200 के पार, पहली बार 3200 के पार निकलता हुआ रिलायंस इंटरडे में 3217 तक गया। तो इसने क्लियरली एक जोश भरा और ये होगा मार्केट में लोअर लेवल पे कोई ना कोई आपको सपोर्ट करेगा, लेकिन इंडेक्स पे कोई ट्रेड शायद रही नहीं आज। स्टॉक स्पेसिफिक पूरा का पूरा मामला है। जी हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक और कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स है जो दरअसल तेजी को लीड करे। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। नॉर्मली अनुज, अच्छी बारिश वाला दिन मार्केट्स को पसंद आता है, लेकिन पिछले 1-1.5 हफ्ते में अच्छी तेजी आ चुकी है तो उस पर भी बाजार रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब करंट लेवल्स पर क्या इसे हल्का सा कंसोलिडेशन ही माने बजट से पहले, और फिर साइडवेज स्ट्रैटेजी ही रहेगी? अप्रोच क्या होनी चाहिए इस तरह के दिन? बिल्कुल हर्षदा, और आई थिंक देखिए वो पहली बारिश एक्चुअली शायद हो चुकी थी, मार्केट रिएक्ट कर चुका था उसके ऊपर। आज तो मार्केट थोड़ा सा घबराया हुआ है कि हम लोग घर पहुंच पाएंगे कि नहीं पाएंगे। और मतलब फ्रैंकली मैं तो जिस तरीके से ये रुक नहीं रही है बारिश, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अगर ऑफिस में ही कुछ तकिया वगैरह अगर मंगा लिया जाए। यू नेवर नो। हम सबको वो दिन याद है जब हम एम्पायर ऑफिस में हुआ करते थे। वो 2005 का साल था जब वो जिस तरीके का वो डिल्यूज आया था, मुझे अभी तक याद है वो। और एक आई थिंक 2-3 साल पहले हुआ था। खैर होपफुली ऐसा नहीं होगा और टाइम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन खैर जहाँ पर भी हैं आप प्लीज़ सेफ़ रहिए और जितना हो सके वर्क फ्रॉम होम करिए। और बीएमसी ने एक अच्छी चीज़ की, स्कूल की छुट्टी कर दी जो स्कूल खुले हुए हैं। बस ये है कि जब स्कूल शुरू होने वाला था उससे 20 मिनट पहले अलर्ट आया के बाद वो अपडेट आया, बट खैर कोई नहीं। तो खैर कोई नहीं, लेकिन छुट्टी तो डिक्लेयर होगी। जो समझदार माँ बाप होंगे उन्होंने तो खैर पहले ही नहीं भेजा होगा, लेकिन फिर खैर एनीवे। तो मार्केट में लेकिन हर्षिता देखिए क्या होता है, मार्केट में फेजेस होते हैं। एक फेज़ हमने एंजॉय किया 23,300 से, वो 23,350 से हमने उस रैली की शुरुआत की थी और हमने रोज़ एक व्यू लिया था कि पिछले दिन के लो को स्टॉप लॉस बना के चलिए। फ्राइडे को वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और उस दिन मेरा एक व्यू बना कि अब पोजिशनल ट्रेड खत्म हो गई है। अब अगली पोजिशनल ट्रेड आपको कब मिलेगी? या तो आप 24,401 क्रॉस कर लें। 24,401 मतलब थर्सडे का हाई। वैसे आज मार्केट ने फिर लोअर हाई बनाया, इस चीज़ का ध्यान रखिए अगर वो क्रॉस नहीं किया तो। अब देखते हैं लो क्या रहता है आज का। अभी तक तो 24,240 है। या मार्केट आपको 10 डेमा की टेरिटरी दे दे, 10 डेमा और 20 डेमा के बीच की, जो कि 23,800 से 24,120 के बीच में। या मार्केट 3-4 दिन और ऐसे ही स्पेंड कर दे जिससे मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाए। देखिए मूविंग एवरेजेस से कैचअप करने के 2 तरीके हैं, या तो इंडेक्स गिर जाए या मूविंग एवरेजेस ऊपर आ जाए, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। 24,100 मेरे ख्याल से 24,100 पर बाय जोन होगा, फिर 23,900, 24,000 ये कुछ एड जोन होंगे अगर मार्केट आपको दे दे 23,800 के स्टॉप के साथ। डे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो रेंज में खेलना होगा आपको, या फिर आप इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक रहें तो वो ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी पर तो खैर बैंक निफ्टी की ट्रेड तो पिछले वेडनेसडे को ही खत्म हो गई थी। हमने बैंक उसकी बात भी की थी कि उसके बाद से जब वो HDFC बैंक में जिस तरीके का बिहेवियर बना था उसके बाद बैंक निफ्टी में ट्रेड बची नहीं थी। अब इंडिविजुअल बैंक्स को आप चाहें तो ट्रेड कर लें। आज का इंडेक्स देखिए, मैं शर्त ये बता सकता हूँ कि किसी ने पैसा नहीं बनाया हुआ इस बैंक निफ्टी की ट्रेड में। कहने वाले कहेंगे मैंने 30-30, 40-40 पॉइंट बना लिए, वो अलग बात है, लेकिन कोई ढंग का पैसा नहीं बना होगा बैंक निफ्टी में। लेकिन हाँ, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छा ट्रैक्शन है। आप REC देखिए, सुबह हमने इसको पिक किया था REC को। आप गोदरेज कंज्यूमर देखिए, सुबह सुबह गावत सर ने पहला जो क्विक सिंगल था वो गोदरेज कंज्यूमर पिक किया था। सारे टारगेट वहाँ पर हिट हुए। आई थिंक हमारे पैनल ने ब्रिटानिया पिक किया था, ITC पिक किया था, BEL पिक किया था। स्टॉक स्पेसिफिक सारे टारगेट्स मीट हो रहे हैं, तो उनमें ही रहिए, उसी में ज़्यादा आपको मेरे ख्याल से ट्रैक्शन मिल रहा है। जी हाँ, तो ये फिलहाल क्लियरली FMCG स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, कुछ चुनिंदा काउंटर्स पर फोकस करें, ये वैसा दिन उभर कर आ रहा है। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षिता गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। और नो डाउट कि आज दिन ये बिलोंग करता है FMCG को, लेकिन FMCG में मैं 4 स्टॉक्स पूरे रखूंगा, लेकिन लीड करता हूँ, शुरुआत करता हूँ HUL से। दरअसल मैं HUL का जिक्र एग्जैक्टली इस वक्त इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये काउंटर इस वक्त डे हाई पर है, लेकिन डे हाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये अब CY24 के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में है, और उसमें से महत्वपूर्ण बात कि 2600 के कॉल राइटर को ट्रैप करके अब ये स्पॉट जो है एग्जैक्टली उस प्राइस पे आ गया है।
OI शेड प्राइस अप, अच्छी शॉर्ट कवरिंग, और जो ऑप्शन स्टैट्स हैं स्पेशली इस ट्रेजेक्ट्री के जो ऑप्शंस हैं प्रीमियम्स वो इंडिकेट कर रहे हैं आई थिंक ये स्टॉक डिलीवर करने को तैयार है। सिर्फ स्टैट्स के मद्देनजर टिप्पणी कर रहा हूँ। टेक्निकली भी अच्छा और CY24 के ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लस्टर पे आके ट्रेड कर रहा है। HUL HD है। दूसरा स्टॉक लेके आऊँगा मैं HDFC लाइफ, सुबह इसका जिक्र मैंने किया था करीब 606-612 की रेंज में। नाउ एट 619.35 ये स्टॉक आज थर्ड कंसेक्यूटिव सेशन है जो कि शॉर्ट कवरिंग विटनेस कर रहा है। 1.89% OI घटा, 6 लाख शेयर घटे, स्टॉक डे हाई पर, और अच्छी शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे। और इस वक्त ये ऑलमोस्ट अपना जो 15 अप्रैल का एक क्रैक पॉइंट था जब पहली बार 200 EMA टूटा था, वो यहाँ पे रीगेन होता हुआ HDFC लाइफ पे नजर रखेगा। उसके बाद थोड़ा सा चंबल की तरफ चलेंगे। चंबल आपकी स्क्रीन पे आएगा, करीब करीब 2% ऊपर है। एक बड़े मूव के बाद 20 जून को ये चला गया था साइडवेज स्लाइटली विद नेगेटिव बायस बिहेवियर में, लेकिन उसके बाद मतलब 24 जून के बाद के अब तक के सारे क्लस्टर्स के हाई को बाइसेक्ट करता हुआ, क्रॉस करता हुआ बिल्डअप देखिए 23 लाख का, इट्स ह्यूज, 21% बिल्डअप। यानी आपको 531 पे आई थिंक अगर आप स्टेट्स वाइज देखें तो चंबल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के लिए पॉइज्ड है। और उसके बाद लेके आइए डिफेंस स्पेस में इट्स HAL, करीब 1.25% ऊपर एट 5644। आप जाके रीड कीजिए पहले जिस प्रकार की पुट राइटिंग इस स्टॉक में हो रही है। OI शेड हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग, अच्छी शॉर्ट कवरिंग हावी है। और पिछले 4-5 दिन में BEL और HAL की प्राइस परफॉर्मेंस में एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। हालांकि BEL अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसको फिल करने की कोशिश करता हुआ HAL। हर्षदा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आज दिखे हैं। कुछ फटाफट ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, फिर बात करेंगे हमारे जानकारों से। पहले आपके लिए लेकर आते हैं वो स्टॉक्स जो दरअसल बाजार में आज कुछ मुनाफा वसूली डाल रहे हैं, जिसमें आप डीवीज लैब देख सकते हैं। टाइटन नंबर्स Q1 का अपडेट खराब बिगड़ा है तो वो करीब 4% का नॉक ले चुका है स्टॉक। BPCL, अदानी एंटरप्राइजेज, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आज हमने देखा है सेल साइड की पोजीशंस। बैंक ऑफ बड़ौदा Q1 अपडेट से निराश होकर यहां पर दबाव आया। यही स्थिति AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में देखने को मिली है। एस्ट्रल, कमिंस जैसे काउंटर्स जो हाल में कुछ चलना शुरू कर रहे थे उनमें भी कुछ बिकवाली का दबाव। लेकिन HDFC लाइफ पर नजर रखिएगा, यहाँ पर एक तेजी आई है। आज FMCG काउंटर्स में अच्छा रुझान है। HUL हो, ITC जैसे काउंटर्स हो, वहीं ONGC में एक अच्छा खासा मोमेंटम भी जोर पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये लगातार तीसरा सत्र होगा जहां पर ONGC में तेजी है। REC, PFC और मैरिको डाबर के बल पर ही आज दरअसल FMCG स्टॉक्स में जोरदार खरीदारी बनती दिखाई दी है। चलिए हमारे जानकारों को अब जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल नजरिया लेने के लिए शरद अवस्थी हमारा साथ देंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत, कविता जैन और अमित सेठ है। 220 पर फोकस FMCG कंपनियों पर हमारे सहयोगी मंगलम मालू को जोड़ेंगे और साथ ही साथ इस सेक्टर पर डिटेल में बातचीत करने के लिए आनंद राठी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के रिसर्च एनालिस्ट अजय ठाकुर को भी कार्यक्रम में जोड़ेंगे। 2:30 पर लक्ष्मण आपको बताएंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस से क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या कुछ निकल कर आ सकता है बजट में। 2:45 पर गोल्डमैन सैक्स की बजट पर एक रिपोर्ट आई है, क्या उम्मीद है इस बिग FII ब्रोकरेज की, वो यतिन पेश करेंगे। फिर 2:50 पर मार्केट आउटलुक के लिए क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार से होगी बातचीत। यतिन को जोड़ेंगे 3 बजे डीलिंग रूम के चेक के लिए। बात होगी STBT BTST ट्रेड्स की, क्लोजिंग की रणनीति और क्लोज की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, ओके, चलिए अब हमारा पैनल तैयार है और उनसे ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, पहले तो सुबह वाली ट्रेड पे अपडेट हो जाए क्योंकि सुबह के सारे टारगेट मीट हुए आपके गोदरेज कंज्यूमर के, और उसके बाद अब इस वक्त की ट्रेड। वेल यस, सारे टारगेट्स पहले थे 1400, फिर 1410, फिर 1420, वो भी टारगेट अचीव हो चुके हैं। अच्छा लग रहा है। 1400 अब भी एक मूव है यहाँ पर, जब तक इसके ऊपर है तब तक ठीक है। स्ट्रक्चरली यहाँ से एक अप मूव मिल सकता है, लेकिन थोड़ा रेजिस्टेंस 1460 के आसपास है। अगर वहां पर अगर चला जाता है तो वहां पर जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। गोदरेज कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त, आई थिंक वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL। ट्रेड करे 334 पर, ₹3 का स्टॉप लगाना चाहिए 331 पर। इसमें मोमेंटम है, ये मोमेंटम करीब ले आ सकता है 350 की तरफ। यस, उसको 1-2 दिन लग सकते हैं, लेकिन 350 पॉसिबल है BEL में। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए BEL पर एक अपॉर्चुनिटी तेजी की बन भी रही है। वीरू अभी इसको मेंशन भी कर रहे थे। शिल्पा, आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा?
गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी जो ट्रेड रहेगा सेल साइड में, मुझे एसआरएफ थोड़ा वीक लग रहा है। एसआरएफ फ्यूचर्स अभी 2363 पे है। मुझे लगता है यहाँ पे ऑन द डाउन साइड टुवर्ड्स 2330 2300 के भी लेवल्स आपको आते हुए मिलेंगे। स्टॉप लॉस आप 2390 का रखिए, बट एसआरएफ इज अ गुड सेल एट दिस लेवल। ओके, इंटरेस्टिंग। आज कोलैप्स हुआ है एसआरएफ। सुबह ये हाल नहीं था। सुबह अगर आप देखें नवीन फ्लोरीन एसआरएफ ठीक ठाक कर रहे थे, बट कोलैप्स हुआ उसके बाद। ओके, दो ट्रेड्स हो गए, प्रकाश काबासर का बीएल, देन सेल एसआरएफ। राजेश सतपुते जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग वीरेन, सॉरी वेरी गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, नजर जो है वो एफएमसीजी स्टॉक्स पे है और उसमें से जो फ्रेश मूव मुझे लगता है शुरू हुआ है वो है आईटीसी। अगर आप आईटीसी का चार्ट देखें तो इट्स ए क्लियर कट प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट, और मेरे हिसाब से जिस तरह से 440 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। तो 440 के ऊपर बाय करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 435, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि इसका स्विंग ट्रेडिंग का पहला टारगेट होना चाहिए 452, लेकिन पोजिशनल जो ब्रेकआउट है प्रोबेबली जिनको डिलीवरी मार्क करनी है उनके लिए टारगेट होगा 470 प्लस का। सो आईटीसी ये मेरे रडार पे है। आईटीसी हो गया राजेश सतपुते जी के रडार पर और ये अभी तक 3 ट्रेड्स पूरी हुई। चलिए अब बाकी के पैनल को जोड़ते हैं। अमित सेठ, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा ट्रेड इनफैक्ट चंबल फर्टिलाइजर ही है। मेरी भी नजर सुबेरे से स्टॉक में है, बिकॉज यहाँ पे एक शार्प रनअप के बाद एक वॉलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों की कैंडल्स काफी नैरो रेंज में है एंड इट इज होल्डिंग वेल अबव द 10 डेमा। फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट का काफी अच्छा खासा एडिशन है, और अक्सर ऐसे पैटर्न जब भी इमर्ज हुए तो वहाँ पे एक टेक्निकल पैटर्न इमर्ज हुए तो एक फास्ट मूव बनता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस, जैसे हमने देखा है। तो चंबल फर्टिलाइजर बाय करें, 522 का स्टॉप लॉस रहेगा एंड 545 के टारगेट्स के लिए चंबल फर्टिलाइजर। ये तो चंबल फर्टिलाइजर में एक अपॉर्चुनिटी अभी भी तेजी की बन रही है। मानस, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? नहीं, आई बेग योर पार्डन, मानस नहीं, राजेश पालविया है। पालविया जी, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून हर्षिता जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ट्रेड रहेगा ओएनजीसी पे। काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट यहाँ पे प्रीवियस वीक में देखने को मिला फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप के बनते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे ये स्टॉक में पोटेंशियल है फर्दर और तेजी को एक्सटेंड करने का। 305 से लेकर 308 तक की अपसाइड हमें लगता है ओएनजीसी में आते हुए दिख सकती है, तो ओएनजीसी फ्यूचर्स पे बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब होगा 294 के आसपास। ओके, ओएनजीसी 296.90 पे याद रखिएगा। अब ये मल्टी ईयर हाई पे, दैट मीन्स अब ये ऑलमोस्ट 10 वर्षों के नए हाई पर। ये लास्ट टाइम प्राइस जो 296.95 का लगा था, ये लगा था, मैं अगर प्रिसाइसली आपको बताऊं ना, तो वो था करीब करीब सितंबर 2014 में। उसके बाद अब 24 में, जुलाई में ये प्राइस आपकी स्क्रीन पर। शरद जी, गुड आफ्टरनून। आज डिफेंसिव्स विद डिफेंस, ये 2 थीम सबसे स्ट्रॉन्ग हैं। आप क्या पिक कर रहे हैं आज, आपका कन्वर्शन ट्रेड? जी मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में डिसेंट करेक्शन आई है रिसेंटली ये क्वार्टरली नंबर्स के पास, और मेरा ये मानना है कि जो फाइनल नंबर्स ग्रॉस लेवल पे दिख रहे हैं वहाँ पे प्रॉब्लम है, बट बहुत सारी शिफ्टिंग है हायर कॉस्ट बेस से डिसेंट कॉस्ट पे, तो वो एडवांटेज आपको नंबर्स में शायद दिखाई देगी। और लॉन्ग टर्म में भी मुझे लगता है अगले 1.5 से 2 साल लगातार आपको हर क्वार्टर अब यहाँ से इम्प्रूवमेंट ही दिखाई देगी, और मोस्ट प्रोबेबली मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो जो इनिशियल हिकअप डिसबर्सल्स के नंबर्स वगैरह को देख के थोड़ा निगेटिव बाजार में आया है, जैसे जैसे ये नंबर्स आते हैं और आउटकम जो फ्यूचर आउटलुक के बारे में मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है, वहां से काफी पॉजिटिव रुझान आना चाहिए। और अगले 2 साल में बैंक अगर डिविडेंड एडजस्ट करके भी मेरे हिसाब से 150 से 250 रुपए के आसपास की बुक वैल्यू में अक्रेशन होगी, और 3 टाइम प्राइस टू बुक भी मिलता है, तो मुझे लगता है 2100-2200 रुपए के लक्ष्य आने चाहिए। तो एचडीएफसी बैंक एक डिसेंट बेट है 2100 से 2200 रुपए के लक्ष्य के लिए। ओके, एचडीएफसी बैंक करीब करीब 1638 आपके। सुबह एक इनिशियली रिकवरी आई थी, फिर कोलैप्स हुआ ऑलमोस्ट 1628, शुक्रवार के लो को वायलेट किया। जरा एक बार निफ्टी बैंक रखिएगा, एक तरफ स्क्रीन पे रखिएगा बैंक ऑफ बड़ौदा, और फिर स्क्रीन पे एक और लिखाइएगा निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब बात करते हैं एडिटर स्टेक में इसी पर। अनुज, जब शुक्रवार को एसबीआई चल रहा था, एचडीएफसी बैंक कोलैप्स हो रहा था, एक कंफर्ट ये था कि माइट भी, अगर आप देखें बाजार जो है वो अब
PSUs को थोड़ा वरीयता देगा, इंपॉर्टेंस देगा, लेकिन BOB के आई थिंक अपडेट ने वो मोमेंटम भी हमसे छीन लिया। बट आज बैंक निफ्टी कोलैप्स नहीं हो रहा है, क्या ये कुछ और PSU बैंक्स के अपडेट्स को देखना चाहेगा? SBI कैसे रिएक्ट करेगा? पॉसिबिलिटी क्या लग रही है? आई मीन यहाँ से कोलैप्स होने का फियर या फिर यहाँ से कुछ पिकअप होने का पोटेंशियल है, लगता है आपको इस पर? देखिए वीरू, बैंक निफ्टी की आपने बात की है, तो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा 2 मिनट लूँगा इसमें कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट बातें बताने के लिए। पहले मैं शुरुआत करूँगा HDFC बैंक के साथ, और मैं एक चीज़ बताऊँ मेरा हमेशा ये मानना होता है कि स्पेशली क्योंकि हमारा कार्यक्रम रिटेल देख रहा होता है, हमको उनके साथ थोड़ा ऑनेस्ट रहना चाहिए, ठीक है ना। हमने HDFC बैंक पर एक व्यू लिया था 1350-1400 पे कि यहाँ से SIP करिए और इन्वेस्टर्स को एक अच्छा पैसा बनेगा। उसके बाद जब वो MSCI का इंक्लूजन वाली बात आई, जिस दिन शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था, उस दिन मैंने एक व्यू लिया था कि आज ट्रेडिंग पोजीशंस बुक कर लीजिए, क्योंकि बस ये वाला प्ले अब हो चुका है। अब उसके बाद बहुत कुछ डिपेंड करेगा अपडेट कैसा आता है। अपडेट किसी को नहीं पता था कैसा आएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो वो ट्रेड एकदम स्मूथली प्ले आउट हुई। अब अपडेट आने के बाद, वो देखने के बाद अगर आप कहें कि अब इसको सेल कर दें, तो कोई जगह नहीं बचती, वो खुला ही सीधा 4% नीचे, सारे टारगेट्स के नीचे। तो पहली बात तो ये चीज़ लोगों को समझनी ज़रूरी है कि जो टारगेट मेंशन किए जाते हैं, अगर सीधा वहीं पर खुल रहा है तो फिर वो कोई ट्रेड नहीं बैठी, वो सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन उसका इंडेक्स पर क्या असर है? मेरे ख्याल से मैं उस दिन भी एक व्यू लिया था कि 1650 अगर मिले आपको तो थोड़ी सी वापस ट्राई करिएगा, अगर आपने पिछली वाली रैली मिस कर दी थी तो। HDFC बैंक में बॉटम बन चुका है, अब ये वापस आपको 1350 पे तो मिलने से रहा, ठीक है, लेकिन क्या ये वापस 1760 वो जो लेवल इसने हिट किए थे वापस वहाँ पर जाएगा? आई थिंक उसके चांसेस हैं। 1794 का जो हाई था उसका, अब उसमें टाइम लगेगा ऑब्वियसली, लेकिन एक स्विंग पूरी हुई, दूसरे स्विंग का आपको वेट करना पड़ेगा। अब PSUs की आपने बात की, PSUs में एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि जो PNB ने डिक्लेयर किया था वो शायद एक वन ऑफ था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि पूरे सेक्टर में एक ऐसा मूव आने की ज़रूरत थी, वो BOB ने साबित कर दिया। SBI क्या करेगा, आई थिंक इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और SBI का प्राइस आपको एक चीज़ कह रहा है, SBI का प्राइस आपको एक चीज़ कह रहा है कि मार्केट एक होप कर रही है कि SBI के शायद नंबर्स बेटर होंगे। तो इसके लिए ओवरऑल जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि एक बड़ी रैली के बाद थोड़े कंसोलिडेशन की ज़रूरत है, मूविंग एवरेजेस कैचअप हो जाए, उसके बाद आपको नेक्स्ट राउंड भी मिलेगा अपसाइड का। मेरा मानना ये है कि 54,000 से 55,000 तक के लेवल ओपन होंगे बैंक निफ्टी में एक बार, बस ये HDFC बैंक की टाइम करेक्शन खत्म हो जाए और SBI इसका एक व्यू क्लियर हो जाए उसके बाद। ओके, तो ये है बैंक निफ्टी पे टेक और SBI, PSU बैंक्स और HDFC बैंक पे। राजेश पालविया जी, आप लोगों ने एक्सेस सिक्योरिटीज़ में बैंक निफ्टी पे व्यू क्या लिया है? मतलब ट्रेडेबल क्या है इस वक्त, कौन कौन से स्टॉक फ्यूचर्स, और कोई पेयर ट्रेड हो या फिर कोई लॉन्ग शॉर्ट, कैसे अप्रोच कर रहे हैं आप लोग बैंक्स को? आई थिंक देखिए वीरेन जी, डेटा के हिसाब से तो 52,000 इसका एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके आसपास ही मेजर फुट बेस कॉन्सेंट्रेशन है, तो हम वो लेवल के आसपास, तो यहाँ पे जो भी डिप मिल रहा है वहाँ पे हमने ट्रेड इनिशिएट किया है कि 52,000 के आसपास जब भी आएगा तो हम वहाँ पे बाय ट्रेड ही इनिशिएट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे लॉन्ग शॉट या अगर लॉन्ग साइड में ही ट्रेड लेना है तो ICICI बैंक पे हमारी नजर है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस रहेगा, और ICICI बैंक में व्यू बुलिश है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस। और हमें लगता है कि अगर PSU बैंक में जाना है तो यहाँ पे हमें लगता है SBI भी काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ये स्टॉक भी एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है, और एक अपने सप्लाई जोन को अभी ये निगोशिएट करते हुए दिख रहा है पिछले 3 हफ्तों से। तो हमें लगता है यहाँ पे भी 865 का लेवल अगर क्रॉस होता है SBI में तो ये भी एक बैंक निफ्टी को वापस सपोर्ट देता हुआ दिखेगा। तो डेटा के हिसाब से 52,000 इंपॉर्टेंट है, और अभी हमें लगता है ICICI बैंक और SBI ये दो बैंक कहीं ना कहीं वापस बैंक निफ्टी को एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ से बनाते हुए दिखेंगे। तो ICICI बैंक के टारगेट हमारे जो है वो करीब 1280 से 1290 की तरफ है, स्टॉप लॉस उसमें है 1205 का, और SBI पे भी हम यहाँ पे बाय कर रहे हैं, स्टॉप लॉस रखे हैं हमने यहाँ पे 845 के आसपास, और अपसाइड में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्रेकआउट जैसे ही होगा SBI का तो ये 880 890 की तरफ बढ़ते हुए दिखे। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, एक सेक्टर की बात करते हैं। आज सुबह हमने एक व्यू लिया था कि कंजम्पशन आज शायद सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा, और उसमें एक कारण ये था कि आज मैंने सुबह मंगलम से बात की थी, स्पेशली उनका जो रिव्यूज़ थे वो पढ़े थे तो वो अच्छे लग रहे थे। एक बार इस पूरे सेक्टर में जो खास तौर से डाबर और मैरिको ने अपडेट दिए हैं, इसका क्या इम्प्लीकेशन है पूरे सेक्टर के लिए ये समझते हैं,
और मंगलम से बात करते हैं। तो मंगलम, पहला सवाल, पहले तो ये बताएं कि डाबर और मैरिको के जो अपडेट्स आए उनसे क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं? तो डाबर और मैरिको के जो अपडेट आए इससे दो बड़े इंडिकेशन मिले। सबसे पहला कि पिछले क्वार्टर से लेके इस क्वार्टर में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है, खास करके रूरल एनवायरनमेंट में। पिछले क्वार्टर में हमने देखा होगा कि 1-2-3% सॉर्ट ऑफ वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी कंपनीज ने रिपोर्ट की थी, बट डाबर ने कहा ग्रामीण इलाकों से डिमांड में सुधार, और यही मैरिको ने भी कहा। तो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ 5 से 8% का ग्रोथ डाबर दिखा सकता है, मिड टू हाई सिंगल डिजिट, लेड बाय अराउंड मिड सिंगल डिजिट। सो 5 से 6% घरेलू कारोबार की वॉल्यूम ग्रोथ हो सकती है, वो बहुत पॉजिटिव होगा। क्योंकि एफएमसीजी में टिपिकली क्या होता है, पहले दो क्वार्टर में इतना ग्रोथ नहीं आता जितना सेकंड 2 क्वार्टर में आता है। तो कंपनीज ने कहा है कि इस साल हाई सिंगल डिजिट टू लो डबल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ भी हो सकता है। तो स्टार्ट अच्छा रहा है साल के लिए, और जो प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं किए हैं बोथ डाबर और मैरिको के लिए, उनमें भी आगे जाके इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकती है। और बाकी सब कंपनीज के मसालों में प्रॉब्लम है, उस हिसाब से बादशाह को मार्केट शेयर मिल रही है। और इम्पॉर्टेंटली रेवेन्यू के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रेवेन्यू से थोड़ा आगे ग्रो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं। अगर आप मैरिको का भी देखिए अपडेट जो आया है, तिमाही आधार पर घरेलू वॉल्यूम ग्रोथ में हल्की बढ़त। अगर आप मैरिको को देखें तो उनका जो मेन बिजनेस है पैराशूट कोकोनट ऑयल, वहाँ पर लो सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है। सफोला जो पिछले 1 साल से काफ़ी प्रॉब्लम में था सेक्टर की वजह से, वहाँ पे भी मिड सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ है। वैल्यू एडेड हेयर ऑयल्स, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी भी है, बट यहाँ कंपनी ने कहा है कि अगले क्वार्टर से वो भी इम्प्रूव होने लग जाएगा। और ना कि ये 8 to 9% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ, आगे जाके ये भी बढ़ेगा, रेवेन्यू और एबिटा साथ में बढ़ेगा, मार्जिन्स भी इम्प्रूव होंगे। तो ये सारी चीज़ों को लिहाज देखते हुए ये लगता है कि एफएमसीजी सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा है। और आज ही सुबह हमने देखा आईएमडी की तरफ से अपडेट आया कि मॉनसून इस साल नॉर्मल रहेगा, 1% ऊपर भी रहेगा, अहेड ऑफ बजट। तो काफ़ी सारे ट्रिगर्स एक साथ एफएमसीजी सेक्टर के लिए काम कर रहे हैं। तो जो डर था कि शायद और डिले हो सकता है वो मॉनसून, वही इनफैक्ट रौनक लेकर आया है। मंगलम, यहाँ पर हम देख रहे हैं वो रूरल डिमांड की वापसी है, लेकिन दूसरी तरफ आप टाइटन के नंबर्स देखें, ये क्या सिर्फ गोल्ड प्राइस में जो इजाफा देखने को मिला है उसी से हम देख रहे हैं निराशाजनक Q1 अपडेट? तो टाइटन के Q1 अपडेट को दो तरह से देखेंगे। एक तो पहला कि टाइटन ने खुद क्या किया, और दूसरा बाकियों ने क्या किया। हमें शुक्रवार को कल्याण ज्वेलर्स के नंबर्स मिले थे। कल्याण ज्वेलर्स के ज्वेलरी सेगमेंट में, इंडिया ज्वेलरी सेगमेंट में 29% का ग्रोथ हुआ था। तो उस कंपैरिजन में अगर आप टाइटन को देखें तो टाइटन का 9% ग्रोथ बहुत अच्छा नहीं है। और ना कि ये अक्षय तृतीया में कंपनी ने डबल डिजिट ग्रोथ किया था। तो इसका मतलब ये है कि अक्षय तृतीया के अलावा ज्वेलरी ग्रोथ हुई नहीं है। सोने की ऊंची कीमतें, कंज्यूमर डिमांड वीकनेस, और एट द सेम टाइम पिछले क्वार्टर में शादी की इतनी डेट्स भी नहीं थी, तो इस वजह से उनकी बिक्री पर असर पड़ा है। और टाइटन, कल्याण ज्वेलर्स और सेनको गोल्ड में अगर वैल्यूएशन डिफरेंस देखें तो टाइटन कल्याण ज्वेलर्स से 50% ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करता है, और सेनको गोल्ड से रफली 80% ज़्यादा प्रीमियम पर ट्रेड करता है। और ऐसे में ये हुआ है कि जो दूसरी कंपनीज है वो अपने स्टोर्स का इजाफा जिस हिसाब से कर रहे हैं, वो उनके छोटे बेस पर ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से दिखता है। और तीसरी बात यह है कि जो टाइटन का हमने सोचा था ज्वेलरी ग्रोथ में आएगा, वो जो ज्वेलरी ग्रोथ में प्रॉब्लम होगी वो बाकी सब सेक्टर्स मेकअप कर देंगे, वो नहीं हो रहा है। आईवेयर भी 3% से ग्रो किया, इमर्जिंग बिजनेस 4% से, कैरेटलिन जो पहले 35-36% से ग्रो करता था वो भी 18% पर ही ग्रो कर रहा है। तो ब्रोकरेजेस भी काफ़ी निराश हैं इस अपडेट से। 5 से 7% का EPS डाउनग्रेड किया है उन्होंने, और मीडियम टर्म में मार्जिन्स भी ज़्यादा अच्छे नहीं होने की संभावना है टाइटन की। तो उस लिहाज से टाइटन में लोगों ने सोचा इट इज़ बेटर टू टेक सम प्रॉफिट्स। जब आपकी लास्ट बात हुई थी मैनेजमेंट से और रिसेंटली आपकी बात हुई है, कुछ भनक थी कि कुछ स्लो डाउन देखने को मिल सकता है इनके लिए? उन्होंने कहा था कि पहले क्वार्टर में तो प्रॉब्लम होगी क्योंकि ग्रोथ नहीं है पूरे इंडस्ट्री में, तो वो स्ट्रीट सोच चुका था। बट उस क्वार्टर में अगर कल्याण ज्वेलर्स ने 29% ग्रोथ कर दिया और टाइटन 9% किया तो वो ज़्यादा खराब लगता है। जैसे वो बोलते हैं ना कि दोस्त फेल हो जाए तो खराब लगता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज़्यादा खराब लगता है। तो वो ही एग्जैक्टली टाइटन के साथ हुआ है। वही स्थिति है। शुक्रिया मंगलम इस अपडेट के लिए। और हमारे साथ इनफैक्ट इसी सेक्टर पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के रिसर्च एनालिस्ट अजय ठाकुर भी जुड़ गए हैं।
अजय, गुड आफ्टरनून। तो पहले जो अच्छी खबर है उसी के साथ शुरुआत करते हैं, जो अपडेट मैरिको और डाबर ने दिया है, और जहां पर दोनों कह रहे हैं कि एक तो मार्जिन्स पहले आगे इंप्रूव होने के आसार साफ दिख रहे हैं, और रूरल डिमांड जो पिछले तिमाही तक नदारद थी उसकी वापसी हो रही है। कितना कॉन्फिडेंस बूस्टिंग है ये Q1 अपडेट इन दोनों कंपनियों की तरफ से? बहुत कॉन्फिडेंट बूस्टिंग है। पहले तो गुड आफ्टरनून मैम, एंड थैंक्स फॉर टेकिंग मेरे को बुलाने के लिए, थैंक यू। ये काफ़ी बूस्टिंग इसलिए भी है बिकॉज अगर आप उनका पुराना रिकॉर्ड देखेंगे एफएमसीजी सेक्टर का, काफ़ी टाइम से जो रूरल डिमांड था हैज़ बीन थोड़ा स्लगिश रहा है, जिसकी वजह से जो सेक्टर का ग्रोथ है वो भी काफ़ी इम्पैक्टेड रहा था। बट जिस हिसाब से अभी ग्रोथ का रिवाइवल की बात चल रही है, मानसून अच्छे मानसून की बात चल रही है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट के स्पेंड्स, जो रूरल के स्पेंड्स हैं उनको इंक्रीज करने की बात चल रही है, ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है फॉर द सेक्टर। पिछला साल एक्चुअली हैज बीन थोड़ा सा खराब ही रहा है सेक्टर के लिए, जहाँ पर हमने सेक्टर में देखा है कि डिमांड वीक रहा है, प्राइस कट्स हुए थे, जिसकी वजह से मार्जिन पे भी थोड़ा सा, मार्जिन तो अच्छे रहे हैं बिकॉज ऑफ करेक्शन इन दी कमोडिटी कॉस्ट, बट उनका अगर आप देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस हैज बीन स्लगिश बिकॉज काफी सारा इम्पैक्ट जो डिमांड का था वो देखने को मिला था। बट ये साल ऐसे लग रहा है कि वी आर सीइंग सम बिट ऑफ थोड़ा सा रिवाइवल दिख रहा है सेक्टर में, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख सकता है। ओके, बिल्कुल। तो ये इस समय बेसिक व्यू। अजय, गुड आफ्टरनून। स्पेसिफिकली डाबर और मैरिको, यहाँ पर क्या व्यू है आपका, कवरेज में है आपके? दोनों कंपनियां हमारे कवरेज में हैं, डाबर और मैरिको। डाबर पे हम थोड़े से बुलिश हैं। उसका ये फैक्टर है कि डाबर का एक्चुअली आप देखोगे तो करीबन 45% जो सेल्स है वो रूरल मार्केट से आता है। कंपनी ने काफ़ी सारे रिनोवेशंस किए हैं, प्लस उन्होंने अपना रूरल डिस्ट्रीब्यूशन भी इंक्रीज किया है। उनका जो रूरल डिस्ट्रीब्यूशन था करीबन 1 लाख का पिछले साल, वो बढ़ के उन्होंने 1,20,000 कर दिया है ये साल में। उसके अलावा भी उन्होंने अपना जो रूरल सेल्स फोर्स है, रूरल योद्धास, वो भी इंक्रीज किया है करीबन 10-12 हज़ार के इसमें लोगों के हिसाब से। ये दोनों फैक्टर एक्चुअली पॉजिटिव है डाबर के लिए। हमको लगता है जैसे रूरल डिमांड बढ़ेगा उसका काफी ज्यादा फायदा डाबर लीवरेज कर पाएगा। अच्छा अजय, एग्जैक्टली क्योंकि आपने डाबर और मैरिको कवर कर लिया, मैं इनफैक्ट ये बदला हुआ प्रोस्पेक्टिव और पॉजिटिव वाइब्स, हर चीज़ प्राइस के अगेंस्ट नापी जाती है अजय जी। जैसे आप अगर आप इंडेक्स को देखें, इंडेक्स इटसेल्फ आई थिंक लास्ट ईयर इसी वक्त, मैं ईयर टू डेट की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स था 51,000 पे, आज 58,421 पे इंडेक्स चला। दो जो स्टॉक्स नहीं चले थे वो थे डाबर, मैरिको, और तीसरा था एग्जैक्टली HUL। पहले इन तीन के बारे में बात करते हैं जिसमें से दो पे आप टिप्पणी कर चुके हैं। HUL पे आपका प्राइस व्यू क्या है इस वक्त? में हमारा प्राइस टारगेट 3,000 का है। हम उसमें अभी भी थोड़े बुलिश हैं। जैसे आपने वो कहा कि भाव एक है और वैल्यूएशन जो फैक्टर है वो एक और फैक्टर आता है। तो अगर आप देखोगे HUL का वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी सकारात्मक है, उसमें अभी भी अपसाइड हमें दिखता है वैल्यूएशन वाइज। स्टॉक जिसका जिक्र आपकी रिपोर्ट में किया गया है अजय, वो है गोदरेज कंज्यूमर, और अगर आप वायदे बाजार के लिहाज से देखें तो आज डाबर, मैरिको और उसके बाद तीसरा जो सबसे तेजी दिखा रहा है वो गोदरेज कंज्यूमर है। इस कंपनी के लिए क्या फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये भी एक थोड़ा बहुत लैगर्ड रहा है? गोदरेज कंज्यूमर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए। उनके जो न्यू MD है मिस्टर सुधीर सीतापति, उन्होंने ग्राउंड पे काफ़ी सारे चेंजेस लाए हैं। अगर आप उनका देखेंगे बिजनेस, करीबन 55% उनका जो बिजनेस है वो इंडिया से आता है, करीबन 45% उनका इंटरनेशनल मार्केट से आता है। इंडिया मार्केट में उनका बिजनेस उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है, जहाँ पर भी उनको अपना डिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज करना है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस लाने हैं, वो उन्होंने किए हैं, जिसका फायदा उनको उसका मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने अपने जहाँ पे बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, वहाँ पर उन्होंने चेंजेस लाए हैं। इंडोनेशिया में उन्होंने फॉर्मुलेशन इंप्रूव किया है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस किए हैं, जिसका बेनिफिट उनको उस मार्केट में मिल रहा है। इंडोनेशिया का बिजनेस जो पिछले 2-3 साल पहले थोड़ा वीक रहा था, वो अगर आप देखोगे पिछले ऑलमोस्ट 6-7 महीने 1 साल से काफी बेटर इंप्रूव हुआ है।
उसके साथ ही अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपना अफ्रीकन बिजनेस जो है वहाँ पर जो ईस्ट अफ्रीकन बिजनेस को बेच दिया बिकॉज उनका वो बिजनेस अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहा था। इस हिसाब से उन्होंने काफी डाउन साइजिंग और स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ ऑपरेशंस किया है इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसका बेनिफिट उनको आगे जाके मिल सकता है। इसके अलावा भी उन्होंने 2 न्यू लॉन्चेस बड़े लॉन्चेस किए हैं। एक तो उनका जो आरएनएफ मॉलिक्यूल बेस्ड प्रोडक्ट है, खास करके जो हाउस होल्ड इंसेक्टिसाइड में, वो एक बड़ा ब्लॉकबस्टर प्रोडक्ट हो सकता है अगर वो अच्छा मार्केट कैप्चर कर सके। वैसे भी अगर आप देखोगे हर 10-12 साल में ये जो मस्कीटो का सेगमेंट है, यहाँ पर प्रोडक्ट ओल्ड होने की वजह से ग्रोथ थोड़ा सा म्यूटेड हो जाता है, बट विथ न्यू फॉर्मुलेशन जो उन्होंने लॉन्च किया है आरएनएफ का, उसके बेसिस पे हमको लगता है शायद से ये बेनिफिट आ सकता है कि वो प्रोडक्ट से कैटेगरी वापस से ग्रो करने शुरू कर दे और काफी जोरदार शुरू कर दे, जिसका बेनिफिट उनको मिल सकता है। ये अभी सिर्फ अगरबत्ती के सेगमेंट में लॉन्च हुआ है, बट वो उनके दूसरे प्रोडक्ट फॉर्मेट में भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने फैब डिटर्जेंट लिक्विड लॉन्च किया है साउथ में, सिर्फ 100 रुपए के भाव में, जो अगर रोल आउट हो रहा है पूरे इंडिया में धीरे धीरे करके, जिसका बेनिफिट उनको प्रोडक्ट सेल्स में या फिर ज्यादा बेटर प्रोडक्ट सेल्स में दिख सकता है। बिकॉज अगर आप कंपटीशन का प्रोडक्ट देखेंगे तो 200 रुपए के भाव पे लिक्विड डिटर्जेंट का जो बिक रहा है करीबन 160 से 200 रुपए के भाव पे बिकता है, तो ये करीबन ऑलमोस्ट हाफ या 30-40 टका सस्ता है। इसका बेनिफिट उस सेगमेंट में काफी मिल सकता है फॉर गोदरेज कंज्यूमर। ओके, अच्छा, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी है आपकी कवरेज में, ऑफ लेट वहाँ पर भी अच्छा ट्रैक्शन आना शुरू हुआ है, क्या फाइनली उस मैनेजमेंट चेंज का इम्पैक्ट विजिबल है? मैनेजमेंट का चेंज का भी एक बेनिफिट है, प्लस उन्होंने अपने ऑपरेशंस को काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया है। जैसे कि उन्होंने अपना जो रेगुलर सेगमेंट, नॉन परफॉर्मिंग रेगुलर सेगमेंट था, वो बेच दिया था। तो वो बेचने के बाद से हमने देखा है कि उनके मार्जिन ट्रैक्शन काफ़ी बेटर हो चुके हैं, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है उस सेगमेंट में। प्लस जो बेनिफिट है आईपीएल टीम का, वो भी प्ले आउट हो रहा है। अगर आपने लास्ट ईयर उनका देखा था तो आईपीएल टीम का करीबन 250 करोड़ का टॉप लाइन में उनका काफी ऑलमोस्ट 60% काइंड ऑफ मार्जिन रहा, तो वो एक पॉजिटिव सरप्राइज था जो ये साल और अगले 3-4 साल कंटिन्यू करेगा, जब तक कि हमें एक और रिवीजन नहीं मिल जाता है आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स में। उसके अलावा अगर आप उनके परफॉर्मेंस देखेंगे प्रीमियम सेगमेंट में, उनके प्रीमियम सेगमेंट की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, काफी इम्प्रूव रही है, और उन लोगों ने अपने सप्लाई चेन प्रोग्राम, एजिलिटी प्रोग्राम में भी अपना फोकस बढ़ाया है, जिसका बेनिफिट उनको आगे जाके मिलेगा। ओके, अजय जी, आपके रिपोर्ट में एक चीज़ और, आई मीन एक स्टॉक को पिक किया गया, दैट्स आई थिंक बारबेक्यू नेशन, बड़ा अंडर परफॉर्मर, आई थिंक लिस्टिंग के बाद ऑलमोस्ट 1940 का हाई लगाया 572 पे। यहाँ पर आपने क्या रीड किया, प्राइस टेक आपका क्या है इस पर? ये भी फिलहाल हमारे सॉफ्ट कवरेज में है, एक्टिव कवरेज में स्टॉक नहीं है, बट हम लोगों का मैनेजमेंट से जो डिस्कशन हुआ था उसमें हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट काफ़ी एम्बिशियस है, उनका ग्रोथ फोकस काफ़ी आ रहा है। उन लोग करीबन 100 रेस्टोरेंट ऐड करने की बात कर रहे हैं अगले 3 साल में, प्लस उनका फोकस है कि वो अपना जो टस्कैनो और सॉल्ट काइंड ऑफ रेस्टोरेंट है जो थोड़े से प्रीमियम एंड पे है, उनको भी ग्रो करे। तो ये जो ग्रोथ फोकस है उनका बारबेक्यू नेशन का, वो बेनिफिट उनको मिलेगा आगे जाके। कंसिडरिंग पोस्ट इलेक्शंस इन स्टॉक्स में अच्छा खासा बीच में रन आया था, इस उम्मीद में कि वो सोशल स्पेंडिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी तो लोगों के हाथ में और पैसा आएगा और खपत और कंजम्पशन जोर पकड़ेगी। करंट लेवल से भी जो आज स्पेशली मूव इंक्लूडेड है, क्या नई तेजी और आ सकती है क्या? जी, हमें ऐसा लगता है कि आगे जाके एफएमसी स्टॉक्स में थोड़ी और तेजी आ सकती है। काफ़ी टाइम से ये पेंडिंग रहा है कि एफएमसी सेक्टर ने पिछले 1 साल में काफ़ी अंडर परफॉर्म किया। इसके वजह भी रहे हैं इन्फ्लेशन, रूरल डिमांड स्लोनेस, ये इसके मेजर रीज़न रहे थे। आगे जाके हमें ऐसा लगता है कि विद गवर्नमेंट का फोकस, एक अच्छा मानसून और रूरल डिमांड का जो टर्न अराउंड हो रहा है, इस वजह से हमें लगता है सेक्टर का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर होगा।
जिसके बेनिफिट एफएमसीजी सेक्टर में डेफिनेटली दिखेंगे। उस लिहाज से हमें HUL, डाबर, इमामी ये स्टॉक्स हमारे फेवरेट्स हैं इस सेगमेंट में बिकॉज ऑफ रूरल डिमांड रिवाइवल। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू अनुज, थैंक यू हर्षदा एंड थैंक यू वीरेंद्र। ओके, तो चलिए ये बात हो गई FMCG सेक्टर पर। मीनवाइल एक बार स्टॉक लेकर आइए ONGC का, और ये प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है मैं इसका रीज़न बताता हूँ। ये प्राइस लेकर आइए, अब इसका एक बार ज़रा 52 वीक हाई और लो की प्लेट फायर करिए, उसके बाद मैं बताऊँगा कि ये प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है। 52 वीक हाई लो है क्या इसका, एक बार ज़रा देख लेते हैं कहाँ पर है। 290 295 3/5/2024 लास्ट 300 कब हिट किया था आज तक? गेस पिछले साल वीरो लास्ट 300 कब हिट किया होगा? एक गेस, कैलकुलेटेड गेस विदाउट लुकिंग इन द स्क्रीन। 2014 दशक 2014 एग्जैक्टली दशक पहले, मुझे याद है। चीटिंग कर रहे थे कि चार्ट खोला हुआ है। ये गेस नहीं था। नहीं। हाँ, लेकिन हैशटैग इतनी चीजें याद रहती हैं। नहीं, लेकिन वीरू ने एकदम सही कहा। 10 साल का ब्रेकआउट और 314 था वीरू, आई थिंक 314 315 रहा होगा मेरे ख्याल से हाई। एग्जैक्ट कितना प्राइस था? 317 का इसका हाई था, ऑल टाइम हाई। 317 का इसका ऑल टाइम हाई था। 10 साल के ब्रेकआउट पर ये स्टॉक खड़ा है। नॉर्मली जब स्टॉक्स 10 साल का ऐसा ब्रेकआउट करते हैं ना, वो डबल हो जाता है। नॉर्मली ये ट्रेंड होता है। अब एक बार गाबा सर से पूछ लेते हैं कि क्या ONGC के केस में चार्ट क्या कह रहा है। गाबा सर एक बार जरा चार्ट देखिए ONGC का। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम है। जो मोमेंटम कल था और आज था, आज तो एक फॉलो अप मूव है ONGC में। 302 पर ट्रेड करा है, 300 का जो जोन था पार कर लिया और दिल से पार किया है। अब स्टॉप लगाना चाहिए 300 रुपए का, सिर्फ 2 रुपए। टारगेट अगर हो सकता है तो 310 और 315 भी बन सकता है। जो मोमेंटम है फ्रॉम अ हाई टाइम फ्रेम हिसाब से देखें, ये लगता है मूव और भी बढ़ेगा ONGC का। बिल्कुल, पालवे जी ने भी पिक किया था इसको। खैर अब चार्ट पर लॉन्ग टर्म व्यू भी ले लिया मैंने एक। 305 का टारगेट तो पालवे जी का लगता है आ ही गया, ऑलमोस्ट 304 पर आ गया पालवे जी। 305 308 पर भी इसको कैरी करेंगे या फिर बुक करेंगे? देखिए, इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से लिया तो बुक कर सकते हैं, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे ये चाल इसकी बहुत तेजी से और भी बढ़ते हुए दिखेगी। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से तो हमारा व्यू बिल्कुल बुलिश है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है ONGC फर्दर यहाँ से बढ़ते हुए दिखेगा। 340 350 की तरफ पोजिशनल टारगेट हमें लगता है इसमें आगे आने वाले महीनों में देखने को मिल सकते हैं। तो जिनको पोजिशनली रखना है तो वो तो होल्ड रखें, यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए। जैसा आपने बताया 10 साल के मल्टी ईयर हाई का ब्रेकआउट करने की तैयारी होते हुए दिख रही है। तो ये बिल्कुल एक अच्छा ट्रेड रहेगा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से। तो पोजिशनली व्यू बुलिश है 340 350 के। अच्छा, इसमें वीरो भी कुछ ऐड करना चाहते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक फंड भी है इस समय, एनर्जी फंड, जो ICICI का आया था। 18 तारीख को बंद हो रहा है वो, उससे पहले भी थोड़ी बाइंग हो रही है इन स्टॉक्स में। वीरो आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? अनुज, मैं इनफैक्ट एक चीज़ दिखाता अनुज आपको। ONGC आपने मार्क किया एग्जैक्टली डी हाई पर, लेकिन पूरा का पूरा अगर आप निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स देखें, नो डाउट रिलायंस का बहुत एडवांटेज है। अनुज, लुक एट गेल भी आपने ONGC की जब टिप्पणी करी अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, यानी इसका ऑल टाइम हाई है करीब 232 का, उसको स्ट्राइक करने जा रहा है। तो गेल और ONGC दोनों करियर हाई पर आते हैं। बिल्कुल, आई थिंक दोनों के प्राइस पैटर्न नॉर्मली सेम होते हैं। जैसे ही ONGC की बात हुई, आई थिंक गेल, क्योंकि वो थोड़ा सा कम चला था, लोगों ने गेल का बटन दबा दिया और गेल चल गया। खैर ये सब चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन अब एक काम करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बात हो रही है PSUs की। तो बजट की बात कर लेते हैं। 23 जुलाई को होने वाले बजट में सरकार रिन्यूएबल एनर्जी पर खास फोकस करने वाली है। CNBC आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके तहत ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर पावर पर खास फोकस होगा। ये जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, गुड आफ्टरनून, बताइए क्या सुन रहे हैं आप? जी गुड आफ्टरनून। दरअसल जो मुझे अलग अलग सूत्रों से जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक इस बार बजट में सरकार की कोशिश ये होगी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में जो भी निवेश आ रहे हैं, उस निवेश को कैसे बढ़ावा दिया जाए और उनको एक तरह से कैसे इस बात की गारंटी दी जाए कि आपका निवेश बर्बाद नहीं जाएगा। इसके लिए इंडस्ट्री चैम्बर ने तो यहाँ तक कहा कि एक डेडिकेटेड फंड बना दीजिए जो ऐसे निवेशकों के लिए एक आकर्षक का केंद्र रहे, इंसेंटिव मिलता रहे। तो यहाँ पे सरकार ने हर साल
50 गीगावाट नए प्रोजेक्ट बिल्ड करने का लक्ष्य रखा है 2028 तक। इसी तरफ कदम बढ़ता हुआ दिखेगा और बहुत सारे सेगमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के, उसमें समय बहुत लग जाएगा, तो मैं 4 खास सेगमेंट की बात कर रहा हूं। सबसे पहला सेगमेंट जो प्रधानमंत्री जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित रहते हैं वह है प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, जिसमें रूफटॉप सोलर स्कीम होता है। उसके तहत सरकार ने 10 मिलियन घरों तक रूफटॉप पहुंचाने की योजना रखी थी, वो लक्ष्य पूरा हो गया है, तो अब इसको और ज़्यादा विस्तार देगी, तो इस पर आवंटन बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। दूसरा, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इस पे पिछले बजट में सरकार ने 6 गुना बजट बढ़ाया था, लेकिन अभी भी इसमें कमी महसूस हो रही है, तो इसका दायरा बढ़ाया जा सकता है, इसमें भी आवंटन आपको ग्रीन हाइड्रोजन में ज़्यादा आता हुआ दिखेगा। एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए सरकार इंसेंटिव देती हुई दिख सकती है इस बार के बजट में। और चौथा, जिसको लेकर सबसे बड़ी चुनौती इस बार है, वो है कि सोलर और इलेक्ट्रिक सेगमेंट में जो वेस्ट होते हैं उसको कैसे रीयूज किया जाए, उसको कैसे बेहतर तरीके से निस्तारण किया जाए। इस पे नीति आयोग ने एक स्टडी भी की है, तो उसको लेकर जिसको हम लोग EPR कहते हैं, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको लेकर एक फ्रेमवर्क का ऐलान हो सकता है इस बजट में। तो रिन्यूएबल एनर्जी एक ऐसा सेगमेंट होगा जिसको लेकर बजट स्पीच में भी और बजट की बारीकियों में भी एक खास ध्यान दिया जाएगा। तो काफ़ी बड़ा इम्पेटस क्लियरली सोलर रिन्यूएबल एनर्जी पर और हर घर सोलर वाली योजना पर भी आता हुआ दिखाई देगा। शुक्रिया इस अपडेट के लिए लक्ष्मण जी। इस बीच आप देखिएगा वो तमाम कंपनियां जो फाइनेंस करती हैं पावर सेक्टर को, REC PFC जैसे काउंटर्स, इरेडा जैसे काउंटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी पर थ्रस्ट जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शरद, आपका कुछ एक्सपोजर बढ़ाने का मन है इस स्पेस में REC PFC या फिर इरेडा के जरिए? नहीं, REC PFC और इरेडा मेरे हिसाब से, REC PFC तो फिर भी ठीक है कि आप 10-15% सालाना ग्रोथ के हिसाब से टैकल कर सकते हैं, बट इरेडा में मुझे लगता है वैल्यूएशंस थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा अबनॉर्मल हैं और बिना डाइल्यूशन के उनको ये ग्रोथ अचीव करना जिसकी वो बात कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होगा। और ऑब्वियसली डाइल्यूशन के बाद एक नए सेगमेंट में रिटेल वगैरह में एंटर कर रहे हैं, तो कैसे उसमें ग्रो करते हैं और NPA करेक्शन किस तरीके का आता है वो सब देखने लायक चीज़ें होंगी। तो मुझे लगता है प्राइस शायद 3 से 4 साल ऑलरेडी प्राइस इन कर रहा है, तो इरेडा में तो स्कोप नहीं है। बट REC PFC अगर आप सालाना 12 से 15% के रिटर्न से खुश हैं यहाँ से, तो मुझे लगता है ये एक डिसेंट बेट होनी चाहिए, ग्रोथ वगैरह डिसेंट रहनी चाहिए आने वाले समय में। ओके, चलिए, तो ये इस समय रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस। कविता जैन भी जुड़ी है हमारे साथ, उनकी ट्रेड भी ले लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। कविता जी, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? हाय, वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लिमिटेड स्टॉक्स हैं और ऑयल एंड गैस में पिछले कुछ मिनटों में अच्छा मूव बनते हुए दिखा है। सो ONGC एंड गेल ऑलरेडी परफॉर्म किए, मुझे लगता है रिलायंस को कैचअप करना चाहिए यहाँ से। 3202 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 3250, 3270 रिलायंस पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3170 का। ऑप्शंस के रूट से अगर आप इसमें ट्रेड इनिशिएट करना चाह रहे हैं तो 3200 का ही आप कॉल इनिशिएट कर सकते हैं। 66 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ। 88 के प्राइस टारगेट के लिए रिलायंस का 3200 का कॉल लें और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 60 का। ओके, रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली तेजी की बनती हुई दिखाई दे रही है। वहां पर 3200 का कॉल आप लेकर चले। इनफैक्ट रिलायंस के बल पर ही आज मार्केट थोड़ा सा संभला हुआ है। चलिए, चार का चौका की तरफ बढ़ते हैं। हमारे सारे जानकार अब जुड़ गए हैं, तो शिल्पा जी से जानेंगे सस्ता ऑप्शन। राजेश पालविया आपको देने वाले हैं एफनो का सुपरस्टार। कविता जी आ गई हैं, तो चार्ट का चमत्कार आपके जिम्मे। और शरद अवस्थी से समझेंगे मिड कैप फंडा। शिल्पा, बताइए सस्ता ऑप्शन। जी, हर्षदा जी, मुझे लगता है कि अगेन ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही है, तो गुजरात गैस में मोमेंटम अभी स्ट्रांग है फॉलोइंग ऑल द अदर पीयर्स। तो यहाँ पे गुजरात गैस का जस्ट अ सेकंड, यस सॉरी, गुजरात गैस का 650 का कॉल ऑप्शन जो रफली 19 रुपीज में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 13 का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 26 का। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको 31 से लेके 32 के भी लेवल्स आपको मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया गुजरात गैस का 650 का कॉल ऑप्शंस। यहाँ पर आपको बाय करना है 20 रुपये पर ये ऑप्शन, अब करीब 20.70 पर ये ऑप्शन, इस पर ही आप बाय करिए और 26 रुपये की टारगेट लगाइए यहाँ पर। राजेश पालविया जी, आपका एफएनओ सुपरस्टार। एफएनओ सुपरस्टार में FMCG क्षेत्र से ITC यहाँ पे पसंद आ रहा है। ITC में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली वीकली टाइम फ्रेम पे होते हुए दिखा है।
जिस तरीके से डेटा बने और अब पूरे सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम है, हमें लगता है आईटीसी का ये मोमेंटम इसको 455 की तरफ लेके जा सकता है। 455 458 के टारगेट के लिए आईटीसी फ्यूचर पे बाय करने की सलाह। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 439 के आसपास। ओके, तो आपका ट्रेड हो गया आईटीसी फ्यूचर्स। यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट डे ट्रेड में ट्रेड कर रहा है। चार के चमत्कार ट्रेड पिक करते हैं। उसके बाद कविता जी के सोचने से आएगा ये। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? या सो फर्टिलाइजर से कैश काउंटर आरसीएफ इज लुकिंग गुड। अच्छा मोमेंट ऑलरेडी आया है तो एज अ मोमेंटम पिक इसे लेना चाहेंगे। 217 के लेवल पर है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 227 230। आरसीएफ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 211 का। ओके, तो 211 का स्टॉप लॉस और आरसीएफ वो बाय साइड का ट्रेड। शरद, आपका ट्रेड क्या रहेगा? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, कुछ समय पहले कंपनी का इशू आया था। कंपनी बैंक तमिलनाडु पे फोकस एक बैंक है, ज़्यादा करके रैम पे फोकस है, रिटेल एग्री एमएसएमई पे। पिछले 1-2-3 सालों में ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट रही है। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से ब्रांच एडिशंस वगैरह कर रही हैं और रिटेल एग्री और एमएसएमई में भी डिमांड काफ़ी डिसेंट है। और रिटेल एग्री एमएसएमई फोकस होने के बावजूद जो ग्रॉस एनपीएज हैं वो 1.5% से नीचे, नेट एनपीए लास्ट क्वार्टर 0.85% के आसपास आया है, 29-30% के आसपास की कैपिटल एडिक्वेसी है और 4-4.25% के आसपास की एनआईएम लास्ट क्वार्टर बैंक ने रिपोर्ट की। आने वाले समय में भी 4% के ऊपर बैंक उसको मेंटेन करने का दावा कर रही। तो हमें लगता है जो वैल्यूएट अगले 2-3 सालों में आसानी से 15 से 17% ग्रोथ बैंक में रहनी चाहिए। एसेट क्वालिटी इश्यूज है नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी डिसेंट है और हमारा ये मानना है कि अगले इस साल की अभी की बुक वैल्यू लगभग 500 रुपए के आसपास है। अगले साल में एटलीस्ट एक्स डिविडेंड 50 से 60 रुपए का क्रेशन होगा। तो 550 रुपए की बुक वैल्यू पे हमारा ये मानना है कि 1.5 का प्राइस टू बुक मिलना इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 800 850 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। ओके, सारे ट्रेड्स मैं आपके लिए एक बार फटाफट से रिकैप कर देती हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। गुजरात गैस 650 का कॉल 20 पर दिया, 26 का टारगेट है और आई थिंक या करीब 21-22 के आसपास आ चुका है, तो मोमेंटम पकड़ रहा है ये स्टॉक का। फिर अगला ट्रेड राजेश पालविया की तरफ से आया। आईटीसी 455 का टारगेट, 458 तक भी जा सकता है स्टॉक का। कविता ने पिक किया है आरसीएफ वाला ट्रेड, 227 का टारगेट रहेगा, 230 के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है इधर। और अभी शरद ने दिया तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 800 के टारगेट के लिए, लगभग डबल होने की चांसेस स्टॉक में हैं, तो वो इन्होंने पिक किया है तेज़ी के लिए। ये है उस तमाम ट्रेड्स जहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनती दिखाई दे रही है। इस बीच एक और ट्रेड फटाफट से, क्योंकि आरसीएफ आप मेंशन कर रही थी, कॉर्मोरेंट इंटरनेशनल पर भी क्या नजरें हैं आपकी कविता जी? क्योंकि यहाँ पर भी हमने देखा है जब भी ये फर्टिलाइजर स्टॉक्स भागे हैं इसमें इंटरेस्ट आया है, अब 1% ऊपर और ओआई एडिशन 8.5 से 9% का। या एग्जैक्टली, सो कोरोमंडल में ऊपर के लेवल से एक अच्छा करेक्शन आया है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, सो काउंटर हैज पोटेंशियल की अपसाइड मूवमेंट आपको 1616 1625 के प्राइस टारगेट की तरफ बढ़ते हुए दिखे। अगर पोजीशनिंग है किसी की तो 1590 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन देख सकते। ओके, तो चलिए ये इस समय कोरोमंडल, एक काम करते हैं अब बजट की बात कर लेते हैं, क्योंकि 11 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं बजट के लिए। ऐसे में ब्रोकरेज हाउसेस की भी बजट विश लिस्ट सामने आ रही है और गोल्डमैन सैक्स ये क्या एक्सपेक्ट कर रही है ये जानते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। और बिग बजट ब्रोकरेज व्यू में आज सबसे पहला ब्रोकरेज हम लेने जा रहे हैं। कोशिश ये करेंगे हर एक दिन आपको एक ब्रोकरेज अपडेट दें, बजट के एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और बड़े ब्रोकरेज हाउस क्या मान के चल रहे हैं। सबसे पहले गोल्डमैन सैक्स का वो जादुई आंकड़ा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट का करंट फाइनेंशियल ईयर में, वो होगा 5.1%। यानी FY25 का जो बजट का फिस्कल डेफिसिट टारगेट होगा वो 5.1 होगा और अगले साल का जो एस्टिमेट होगा वो लगभग 4.5% होगा। और कहीं ना कहीं गोल्डमैन को लगता है कि सरकार का फोकस फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करने पे होगा, बहुत ही डिसिप्लिन बजट रहना चाहिए। सरकार FY25 में क्या कर सकती है? एक बड़ा आरबीआई का डिविडेंड है, तो कहीं ना कहीं सरकार को एक कुशन है अपने वेलफेयर स्कीम्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट पे बहुत बड़ा असर नहीं डालेगा। अगर हम बात करें तो काफ़ी लिमिटेड स्कोप है किसी प्रकार का स्टिमुलस देना मिडिल क्लास को या जनरल स्टिमुलस देना बाजार को।
लेकिन काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे स्पेंड्स आपको होता हुआ दिखेगा गोल्डमैन सैक्स के हिसाब से। फोकस एरिया क्या रहेगा? देखिए, जॉब क्रिएशन और लेबर हेवी जो भी सेक्टर्स हैं वहाँ इंसेंटिव्स आते हुए देखेंगे आप, PLI आते हुए देखेंगे। MSMEs के लिए खास ध्यान दिया जा सकता है इस बजट में। एक्सपोर्ट सेक्टर और एक्सपोर्ट स्कीम्स जितनी भी हैं उसको सरकार इस बजट के माध्यम से बढ़ावा देने की कोशिश करेगी फिर से एक बार। और ग्रीन फाइनेंसिंग उसको किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए वो भी एक खास फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार के काफ़ी एग्रेसिव टारगेट्स रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन और सोलार और दूसरे हाइड्रोजन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ग्रीन फाइनेंसिंग पे एक फोकस रह सकता है इस बजट में। सेक्टर्स कौन से देखने हैं? 4 बड़े सेक्टर्स जो गोल्डमैन सैक्स ने आइडेंटिफाई किए हैं जहां सरकार एक्शन ले सकती है। सबसे पहले रेलवेज, 5000 किलोमीटर के नए ट्रैक्स, अपग्रेडेशन तो हो ही रहा है लेकिन नए ट्रैक्स लगेंगे हर साल। कहीं ना कहीं वो टारगेट आप रेलवे मान के चलिए सरकार अनाउंस कर सकती है। इसके अलावा टेक्सटाइल एक लेबर हेवी सेक्टर है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको दिखता है जॉब क्रिएशन, तो टेक्सटाइल पे खास फोकस रहेगा। खास करके PLI टेक्सटाइल, अपैरल और टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में आ सकती है। पानी, पीने के पानी की योजना जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस पे रहेगी सरकार के, क्योंकि रूरल मार्केट्स में अभी भी पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, तो वो स्कीम पे बहुत ज़्यादा फोकस रह सकता है। और आखिर में टूरिज्म, क्योंकि यहाँ भी एक बहुत बड़ी जॉब क्रिएशन होती है पूरे के पूरे वैल्यू चेन में, तो टूरिज्म को भी किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, उस पर फाइनेंसिंग किया जाए, ये भी सरकार का खास फोकस होगा। बिल्कुल, और ध्यान रखिएगा ये विश लिस्ट है, हर बार आती है और उसमें क्या फाइनेंस मिनिस्टर मानेंगे क्या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। शरद जी, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कहीं ना कहीं बजट में कौन से सेक्टर्स फोकस में रहेंगे। एक प्री बजट रैली के लिए अब क्योंकि 11 दिन बचे हैं, आपके हिसाब से कौन सा सेक्टर बेस्ट रहेगा? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टेनली रहना चाहिए और मुझे लगता है हाइड्रोजनेशन के आसपास भी उसमें एक सब सेगमेंट अगर आप देखें तो मुझे लगता है हाइड्रोजनेशन एक की फोकस एरिया रहना चाहिए। तो उससे रिलेटेड अगर आप स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो मेरे हिसाब से एमटार को एक काफी बेनिफिशियल स्पॉट मिलना चाहिए, जैसी उनकी डोमिनेंट पोजीशनिंग है इलेक्ट्रोलाइजर्स में। इसके अलावा गुजरात फ्लोरो, SRF, दीपक नाइट्राइट, इन कंपनीज को इसमें से काफी फायदा मिलना चाहिए और काफी सबड्यूड भी रहे हैं ये तीनों चारों काउंटर। तो मुझे लगता है अगर आप हाइड्रोजन पे बेट करना चाहते हैं, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी पे आइडियली कुछ ना कुछ पॉजिटिव आना चाहिए। सोलर में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज खोज पाना तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है, बट हाइड्रोजन वाली स्पेस काफी सबड्यूड है, तो हो सकता है वहां से एक काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल के आए। इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर उभर कर आएगी। राजेश जी, एक और पॉकेट जिसका जिक्र हुआ था वो ऑफ कोर्स राजेश सातपुत से मैं सवाल पूछना चाहूंगी, वो सारे ये रेलवे कंपनियां थी। कंसिडरिंग आज RVNL, आपका IRFC, एयरकॉन सारे 52 वीक हाइस पर वैसे भी ट्रेड कर रहे हैं, कोई स्टॉक जहां पर पोजीशन ली जा सकती है? हर्षदा जी, देखिए, मुझे लगता है ये सेक्टर बढ़िया है और जैसे कि बजट की थीम है तो हमने जो हमारे क्लाइंट को सजेस्ट किया दैट इज IRCTC। और देखिए, IRCTC में परसों के दिन एक ब्रेकआउट हुआ और आज यहाँ पे फॉलो थ्रू है। मेरे हिसाब से हर्षदा जी, इसका टारगेट 1100 प्लस का होना चाहिए। तो जो रिसेंट हाई आप कह सकते हैं कि उसको एक बार के लिए टेस्ट करेगा, तो एट ए लेवल ऑफ 1047 इन पर्टिकुलरली इन कैश फ्यूचर। सो मुझे लगता है यहाँ पे एक बाय कॉल निकलता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 1025, 1025 का स्टॉप लॉस रखे, IRCTC से बाय करे। अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 1080 के आसपास यू कैन टेक इट एज ए BTST, 1080 के आसपास निकाल दे, लेकिन पोजिशनली 1100 प्लस के टारगेट मुझे दिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे IRCTC एग्जैक्टली अगर आप देखें सुबह से जो रेस्ट ऑफ द रेलवे स्पेस की प्राइस परफॉर्मेंस थी उसको देख के लग रहा था कि इंट्राडे में एक ब्रेकआउट ड्यू है और वो स्क्रीन पे आता हुआ। ब्रेकआउट्स की बात हुई तो जैसे कि अनुज ने मेंशन किया था ONGC, फिर गेल पे बात हुई। लुक एट गुजरात गैस, 651 का भाव मेरे स्क्रीन पे है और ये अब अपने आई थिंक ऑलमोस्ट जनवरी 2022 के बाद के अब तक के सर्वश्रेष्ठ लेवल पे है। 650 की कॉल लेके आइएगा स्क्रीन पर। शिल्पा जी, मोमेंटम नज़र आ रहा है, आई मीन 651, 55, और क्या इस मोमेंटम को क्योंकि ये जो सप्लाई जोन है अब इसके बाद कम से कम नहीं तो फ्रेंकली स्पीकिंग 713 तक कोई सप्लाई जोन नहीं है। आप 650 की कॉल पर और स्पॉट पे क्या व्यू देंगे इस वक्त? जी वीरेंद्र जी, 650 का कॉल ऑप्शन मैंने अभी सस्ता ऑप्शन में दिया है एंड यू आर राइट कि यहाँ पे अभी ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट आपको 700 730 तक लेके जाएगा और अगर ये मोमेंटम सही भी रहता है, 1-2 दिन में ये फॉलो पाता है 680 685, तो ये ऑप्शन ही आपको टुवर्ड्स 38 से 40 के बीच में ट्रेड करते हुए मिलेगा।
जैसे कि हम लोग जानते हैं गुजरात गैस में जब मोमेंटम आता है तो इट रन्स लाइक 50-60 रुपीज एक दो दिन में। तो इसमें ये ऑप्शन तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ट्रेड है। फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं 640 के स्टॉप लॉस से। ये ब्रेकआउट प्ले मुझे लगता है अपसाइड में आपको काफी लंबे तक यहाँ पे टिल 700 मिली है। ओके चलिए, नॉर्मली मैं थोड़ा कैश मार्केट स्टॉक्स कम डिस्कस करता हूँ, लेकिन एक स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है और थोड़ा लार्ज कैप, मतलब रिलेटिवली लार्ज स्टॉक है, ओरिएंट सीमेंट। एक बार ये स्टॉक देखिए, एकदम से यहाँ पर पिछले 1 घंटे में अच्छा मोमेंटम आया और ये स्टॉक ओरिएंट सीमेंट इस समय डे हाई पर आकर खड़ा हुआ करीब करीब 310 पर। ये इसलिए भी थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा एक्शन है। ये साउथ बेस्ड सीमेंट स्टॉक है, यहाँ पर रिसेंटली जो प्राइस कट हुआ था उसके बाद सभी स्टॉक्स गिरे थे, लेकिन आज इसमें अच्छा एक्शन है। खैर एनीवे, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद सीमेंट सेक्टर पर बात होगी और भी काफ़ी स्टॉक्स और सेक्टर्स पर बात होगी। हमारे साथ अनिरुद्ध सरकार जुड़ेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। चलिए, बाज़ार में ज़ोरदार तेज़ी के बाद अब 2 दिन से थोड़ा कंसोलिडेशन, अब Q1 के नंबर्स का इंतज़ार और बजट का इंतज़ार। क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के CIO अनिरुद्ध सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि वो अब मार्केट को कैसे अप्रोच कर रहे हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बड़ी रैली हुई मार्केट में 21,350 से 22,350, और मैं खैर उससे पहले उस लो की तो बात भी नहीं कर रहा हूँ जो हमने रिजल्ट डे पे हिट किया था। यहाँ से अब क्या व्यू बन रहा है मार्केट को लेकर, स्पेशली अर्निंग सीजन और बजट से पहले? तो अनुज, आई से कि अभी जो बेसिकली जो लेवल पे अभी हम लोग बैठे हैं, यहाँ से डेफिनेटली मार्केट्स तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव है। मतलब अगर ब्रॉडली मैं हेडलाइन इंडेक्स देखूं, मार्केट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बट डेफिनेटली डीप वैल्यू तो नहीं है। तो यहाँ से मैं बोलूंगा थोड़ा सा जो शार्प रैली जो हमने लास्ट 1 मंथ में देखा है, दैट वाज मोर ऑफ अ, आई वुड से द कैचअप रैली। जो मतलब बिफोर द इलेक्शंस जो पैसा निकला था, चाहे हम FIs का बोले या काफी सारा जो डोमेस्टिक पैसा था विच वॉज वेटिंग टू एंटर, वो पूरा पैसा लास्ट 1 मंथ में आ गया है पोस्ट इलेक्शंस। इनफैक्ट वी हैव जस्ट कंप्लीटेड 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन। तो लास्ट 1 मंथ में जो FI का पैसा जो निकला था वो आया है, काफी सारा पैसा जो वेट कर रहा था वो आया है, एंड डोमेस्टिक पैसा भी आया है। सो ये जो शार्प रैली है, यहाँ से डेफिनेटली वो शार्प रैली तो अपसाइड में नहीं दिख रहा है। सेक्टर वाइज मैं बोलूंगा बहुत सारा एक्शन रहेगा। हर साल हमको पता है कि बजट के पहले एक्सपेक्टेशंस होता है अलग अलग सेक्टर्स किसमें क्या अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। तो आई थिंक वो एक्सपेक्टेशन लेट अपसाइड सेक्टर वाइज में काफी होगा। उसमें भी मैं बोलूंगा ऑलरेडी हम लोग लास्ट 1 हफ्ते 10 दिन से देख रहे हैं काफी सारे सेक्टर्स बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस, बेस्ड ऑन मतलब बजट में क्या आ सकता है, उसके चक्कर में काफी सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट आता है विद रिगार्ड टू सच शार्प अप मूव, जहां पे मैं बोलूंगा थोड़ा कैश रखना इज ऑलवेज अ गुड एडवाइस। आप कह रहे हैं कैश रखना इज अ गुड एडवाइस, तो इस समय रन अप टू बजट में कोई प्रीकर्सरी या फिर प्रीएम्प्ट करके पोजीशन बिल्कुल नहीं लेंगे अनिरुद्ध जी? ब्रॉडली मैं बोलूंगा जो हमारे जो सेक्टर्स जहाँ पे हम लोग इन्वेस्टेड है वो सेक्टर्स में हम लोग अभी भी बुलिश हैं। एंड जो मैंने लास्ट काफी सारे इंटरव्यूज में बताया था कि जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, द होल कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स, पब्लिक कैपेक्स, वो एक बड़ा एरिया है जहाँ पे मैं बोलूंगा इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बजट रिलेटेड मैं बोलूंगा सिंस वी आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, बजट रिलेटेड तो बहुत ज्यादा कुछ पोजीशंस नहीं है। लेकिन मैं बोलूंगा जो सेक्टर्स में हम लोग बुलिश रहे हैं, अगर मैं बोलूं सेक्टर्स कौन कौन से हैं, वन इज योर होल power sector, and when I say power sector, the whole value chain of power sector, मतलब from the companies who are producing power to transmission and distribution, power EPC, power appliance, power equipments, ये जो पूरा value chain है वो एक बहुत बड़ा फोकस एरिया रहेगा। नॉट जस्ट इन द बजट में भी मैं बोल रहा हूँ कि शायद गवर्नमेंट का फोकस रहेगा फॉर मोर पावर कैपेक्स, बट अगले 3-4 साल में भी ये बड़ा सेक्टर होगा जहां पे गवर्नमेंट का फोकस रहेगा। तो वो हमारा एक बहुत बड़ा एलोकेशन है। दूसरा जो बड़ा एलोकेशन इज अबाउट द कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज, ये भी आई थिंक गवर्नमेंट का फोकस रहेगा ऑन इंफ्रा स्पेंड्स, एंड प्राइवेट कैपेक्स जो काफी टाइम से वेट कर रहा है, आई थिंक वो भी अभी होने वाला है। सो आई वुड से ये जो पूरा कैपिटल गुड्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स सेक्टर है, इस पे भी बजट का भी फोकस रहेगा, प्लस उसके अलावा इकोनॉमी का भी फोकस है। तो ये हमारे जो ओवरवेट एलोकेशंस है, वी आर कंटिन्यूइंग विद दैट। अनिरुद्ध जी, ये 2-3 दिन में जो हमने क्वार्टरली अपडेट्स देखे स्पेशली बैंकों की तरफ से, उसमें एक तो डिपॉजिट ग्रोथ चैलेंज मेजर
कासा डिपॉजिट्स का घटना, जो लो कॉस्ट डिपॉजिट होता है, जो आपके एनआईएम्स में एक पुश देता है, जनरेट करता है, ये दो चैलेंजेस क्लियरली विजिबल है क्वार्टरली अपडेट में। आपका टेक, और क्या ये निफ्टी बैंक में फॉर द टाइमिंग थोड़ा डाउनसाइड खोल सकता है क्या? आपका व्यू क्या है इस वक्त बैंक्स पे? नहीं, एब्सोल्युटली। सो आई विल से कि ये जो सीडी रेशियो है, ये लास्ट एक दो क्वार्टर से आरबीआई हाईलाइट कर रहा है दैट बैंक्स नीड टू फोकस ऑन दैट। जो बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं उनका अभी भी जो रेशियो है इज नॉट विद इन द कंफर्ट जोन, एंड इसलिए आई थिंक जो कुछ बड़े प्राइवेट बैंक्स है दे आर इन टॉक्स ऑफ डाउन सेलिंग देयर द लोन बुक। तो वो शायद से एक एंगल हो सकता है जहां पे बड़े प्राइवेट बैंक्स वुड वांट टू डाउन सेल देयर लोन बुक टू ब्रिंग देयर सीडी रेशियो विद इन द कंफर्ट जोन। बट मैं बोलूंगा जब तक ये नंबर विद इन द आरबीआई मैंडेटेड टारगेटेड जोन में नहीं आएगा, थोड़ा प्रेशर रहेगा विद रिगार्ड टू योर अर्निंग्स, बिकॉज सिंस द लेंडिंग ग्रोथ नहीं हो सकता है, तो आई थिंक वो ग्रोथ नंबर्स में दिखेगा, एंड आई थिंक अगले एक दो क्वार्टर में ये पेन रहेगा, स्पेशली फॉर द प्राइवेट बैंक्स। आई थिंक पीएसयू बैंक्स में काफी सारा कंफर्ट है विद रिगार्ड टू द रेशियो। ओके, आईटी पर क्या व्यू बन रहा है अब इस समय, क्योंकि लार्ज कैप आईटी में ऑल ऑफ अ सडन पिछले एक महीने में बड़ा मूव आया, खासतौर से इन्फोसिस में। ये मार्केट क्या प्राइसिंग करने की कोशिश कर रहा है? सी आईटी सेक्टर अगर हम देखें लास्ट ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स में मैसिव अंडर परफॉर्मेंस रहा है। अभी जो आई वुड से कि जो कैचअप रैली हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आई थिंक टिपिकली अगर हम देखें जो यूएस में द रेट साइकिल होता है वो जैसे घूमेगा, टिपिकली दैट इज अ गुड फॉर डिस्क्रिशनरी आईटी बजट्स। तो वो एक बड़ा चीज फैक्टर इन हो रहा है। दूसरा जो चीज है कि बिकॉज ऑफ द टाइम करेक्शन एंड प्राइस करेक्शन जो आईटी सेक्टर्स आईटी कंपनीज में दिखा गया है, उसके चक्कर में वैल्यूएशंस थोड़े आई वुड से हैज कम विद इन द रीजनेबल जोन। मतलब ब्रॉडर मार्केट देखें तो कुछ भी वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, बट कुछ पॉकेट्स आर देयर लाइक से फॉर एग्जांपल आईटी सेक्टर जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट दिख रहा है। तो आई विल से कि थोड़ा सा वो पैसा वहां मूव हो रहा है। फार्मा एक दूसरा सेक्टर है, आईटी एक दूसरा सेक्टर है जहां पे काफी सारा प्राइस अंडर परफॉर्मेंस रहा है, तो वहां पे थोड़ा कैचअप हो रहा है। जो हमारे इंटरेक्शंस रहे हैं विद डिफरेंट आईटी कंपनीज, एक और चीज जो देखने को मिल रहा है कि जो डील पाइपलाइन जो बिल्टअप हुआ है लास्ट एक साल में, उसका एग्जीक्यूशन ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है। एग्जीक्यूशन ऑफ डील पाइपलाइन एक बड़ा कंसर्न था बिकॉज पाइपलाइन वाज वेरी स्ट्रांग बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा था। दैट एग्जीक्यूशन इज पिकिंग अप। सो आई वुड से कि अलोंग विद द यूएस रेट कट्स, execution picking up जो पाइपलाइन में था, along with that the margins bottoming out and improving, ये सारे factors and with valuation comfort, वो एक बड़ा multiple factors है जो मिलके I would say IT sector को support दे रहा है। and I would say कि that is a good area to be in। मतलब आज के दिन में अगर मैं बोलूँ कि IT is a good place to have allocations, लास्ट कुछ महीने से हम लोग भी ऐड कर रहे हैं हमारे पोर्टफोलियोज में IT कंपनीज जो हम लोग काफी टाइम से like we were avoiding IT। आपकी इस समय ये सरकारी रेलवे कंपनियों पर क्या रणनीति रहेगी? और सिर्फ सरकारी ही नहीं, यहाँ पर जो बड़ी निजी कंपनियां हैं जो रेलवे के ऑर्डर्स बैक करती आई हैं, क्या वहाँ पर एक्सपोजर बढ़ाने की गुंजाइश है या नहीं अनुरुद्ध? क्योंकि अश्विनी वैष्णव ने साफ तौर से कहा कि 10,000 नॉन एसी कोचेज वो और मैन्युफैक्चरिंग के ऑर्डर्स देते हुए दिखाई देंगे, 150 अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऑर्डर्स, ओवरऑल रेलवे का नेटवर्क और मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। तो अब कंसिडरिंग स्टॉक्स 52 वीक हाई पर आए हैं, मौके कहां ढूंढें? क्या निजी साइड पर जो सप्लायर्स होंगे उन पर ज्यादा जोर दिया जाए? विद रिगार्ड टू रेलवेज में बोलूंगा हम लोग लास्ट ऑलमोस्ट 18 मंथ से बुलिश रहे हैं। आज के दिन में भी हमारे पोर्टफोलियोज में कुछ रेलवे स्टॉक्स है, बट मैं बोलूंगा यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोजर इनटू प्राइवेट सेक्टर में नहीं करना चाहिए बिकॉज वैल्यूएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कुछ कुछ कंपनीज है जो प्राइवेट सेक्टर में जो अच्छे हैं एंड दे कैन बी केप्ट, बट मैं बोलूंगा जो पीएसयू स्पेस में है कुछ रेलवे कंपनीज जहां पे जो लोग एक्चुअली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जहां पे वो आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग, मिनिमम आई थिंक 5 to 7% एलोकेशन पोर्टफोलियो का होना चाहिए टू रेलवे, क्योंकि जो मैंने कैपेक्स साइकिल बोला उसमें रेलवेज इज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द कैपेक्स साइकिल अलॉन्ग विद पावर एंड इंफ्रा। तो डेफिनेटली आई वुड से रेलवे में एलोकेशन होना चाहिए। वैल्यूएशन देखेंगे तो कंफर्ट नहीं मिलेगा, बट उसमें भी आई थिंक कुछ कंपनीज है रेलवे पीएसयूज में जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट है आज के दिन में, और इसको हमको बजट के एंगल से नहीं देखना चाहिए, इसको अगले 3-4 साल के एंगल से देखना चाहिए बिकॉज ये एक ऐसा सेक्टर है जहां पे एज यू राइटली मेंशन जो कैबिनेट मिनिस्टर ने अनाउंस किया, आई थिंक ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। इसमें कुछ कुछ कंपनीज है जो एमएनसी साइड में है, जो कंपोनेंट सप्लाई करती है टू
डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वैगन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंजन, वहां पे भी मैं बोलूंगा अपॉर्चुनिटीज है। देयर आर सम कंपनीज इन द कैपिटल गुड स्पेस जो प्योरली रेलवेज में काम नहीं करते, बट उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है विद इन रेलवेज। उनके खुद के बुक में परसेंटेज कम होगा, बट ओवरऑल उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है फॉर द रेलवेज। वहां पे भी एक्सपोजर वन कैन टेक, बिकॉज दैट गिव्स यू अ डाइवर्सिफिकेशन कि आप पूरे रेलवेज में डिपेंडेंट नहीं है, बट पूरा जो कैपेक्स साइकिल है उसमें यू आर एक्सपोज टू। सो रेलवेज एज अ थीम डेफिनेटली वन शुड प्ले फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 years। ओके, बट अनिरुद्ध जी, अगर रेलवे से निकल के अब थोड़ा उड्डयन की तरफ जाएं, एविएशन की तरफ, इंडिगो ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री के बेहद नज़दीक, अगेन आई मीन ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री ही है, और इस बार थोड़ा सा जीएमआर एयरपोर्ट्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग आया है। जीएमआर एयरपोर्ट्स भी अब अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट डिकेड जो पहले हाई था 120 का, उसको रिविजिट करता हुआ। देन वी हैव ऑल क्लास ऑफ आई थिंक होटल स्टॉक्स। इस पे से आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, कन्विक्शन है, वो किस पे है? इनफैक्ट आपने दोनों सेक्टर बता दिए जो हमारे पास एक्सपोजर है, बोथ होटल्स एंड एविएशन। हमारे पोर्टफोलियो में वी हैव बोथ होटल एंड एविएशन सेक्टर एक्सपोजर, ब्रॉडली मिला के अराउंड 7 to 8% एक्सपोजर है। ये हमारा पार्ट ऑफ अर्बन कंजम्पशन एंड द सेमी अर्बन कंजम्पशन का जो एक्सपोजर है उसमें है, मेनली बिकॉज आई थिंक ये जो पूरा डोमेस्टिक ट्रैवल है दैट इज समथिंग जो कंटिन्यू टू बी वेरी वेरी स्ट्रांग। आज के दिन में अगर मैं बोलूँ जो डोमेस्टिक ट्रैवल है इट इज वेरी वेरी स्ट्रांग। टिपिकली जो फर्स्ट क्वार्टर था उसमें बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट थोड़ा सा वीकनेस रहा है, ऑल्सो बिकॉज ऑफ इलेक्शन थोड़ा वीकनेस रहा है, बट आई थिंक इट इज जस्ट काइंड ऑफ द क्वार्टरली इम्पैक्ट। मैं बोलूंगा एविएशन एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे ज्यादा प्लेयर्स नहीं है। आपने जो कंपनी का नाम लिया दैट इज अ डोमिनेंट प्लेयर, बट यस कंपटीशन एक आध और है, बट आई थिंक ये एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय हायर मार्जिन्स, हायर ऑक्यूपेंसीज। सेम मैं बोलूंगा फॉर होटल सेक्टर ऑल्सो, डिमांड आउटस्ट्रिपिंग द सप्लाई ऑफ द रूम्स। सो आपके जो ARRs है एंड द ऑक्यूपेंसीज है जो मिलके हम लोग बोलते हैं द रेफपार, आई थिंक that will continue to be very strong. So both hotel and aviation मैं बोलूँगा is again a big sector to be there in the portfolio. ऑल राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इन सभी टॉपिक्स पे बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और कल की तैयारी करते हैं। अब पहले यतिन के पास जाएंगे, डीलिंग रूम चेक लेते हैं, उसके बाद BTST कॉल्स। यतिन, किन दो स्टॉक्स पर नज़र? गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है, सबसे पहले HDFC लाइफ और इंश्योरेंस डेटा काफ़ी अच्छा आया है। बड़े बेस के बावजूद HDFC लाइफ की काफ़ी अच्छी ग्रोथ रही है डबल डिजिट में, और डीलर्स को लगता है कि यहाँ BTST का ट्रेड लिया जा सकता है और 630 से लेकर 635 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जहाँ डीलर्स बुलिश है और लॉन्ग बिल्डअप भी यहाँ देखने को मिल रहा है। इसके अलावा गेल, एक सडन स्पाइक पिछले 15-20 मिनटों में हमने इस काउंटर में देखा है। छोटी मोटी डील्स भी हुई इस काउंटर में। डीलर्स को लगता है पोजिशनली 250 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पर। यहाँ FIs की जो बिकवाली थी वो खत्म हो चुकी है और कहीं ना कहीं HNIs की बाइंग यहाँ है, जिसके कारण स्टॉक में काफ़ी अच्छा शॉर्ट टर्म में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके, तो बिल्कुल गेल पर तो खैर हम फोकस कर ही रहे हैं। आज इंट्राडे में भी अच्छा मूव आया यहाँ पर, और HDFC लाइफ जो कि इंश्योरेंस डेटा पर नज़र रहेगी। चलिए अब BTST STBG ट्रेड लेना शुरू करते हैं। शिल्पा जी, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पे मुझे लगता है एल्केम एस BTST आप ले सकते हैं। एल्केम एक शॉर्ट कवरिंग है अभी, जब तक ये 5200 के ऊपर सस्टेन करता है मुझे लगता है इसमें अपसाइड 5270 से लेके 5300 के लिए है। तो आप स्टॉप लॉस 4980 का रखिए और यहाँ पे लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 5270 टू 5300। ओके, तो एल्केम लास्ट में एक अपॉर्चुनिटी 5300 की तरफ बढ़ता हुआ एक काउंटर। पालविया जी, आपका ट्रेड? तो हर्षिता मैम, बाटा इंडिया पे यहाँ पे फोकस है। ये स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से डेटा बने हुए हमें लगता है कि यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है BTST पॉइंट ऑफ से 1570 1580 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1515 के आसपास। ओके, एल्केम हो गया, उसके बाद राजेश पालवे जी का ट्रेड हो गया। अब बात करते हैं राजेश सतपुते जी से। बाटा ट्रेड हो गया राजेश पालवे जी का। राजेश पालवे, ये सतपुते जी आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, देखिए फर्स्ट पिक तो डेफिनेटली बाटा ही था, बहुत दिनों से रडार पे था, तो आज ये यहाँ पे मूव मिल रहा था। सो एनीवे, सो आफ्टर बाटा मुझे लगता है कोई दूसरा काउंटर जो मेरे रडार पे है दैट इज HCL टेक्नोलॉजीज। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिला था और उसके बाद एक दिन का पॉज, और मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे जो स्ट्रेंथ रिज्यूम हुई है उसके बाद इसका जो टारगेट सेट करना है 1580 से लेके 1600। तो इट्स अ बाय इन HCL टेक्नोलॉजीज। स्टॉप लॉस रहेगा 1495 का। ओके,
चलिए अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी, क्या पिक किया आपने? जी अनुज जी, मैं जीएमआर एयरपोर्ट्स के साथ जाना चाहूंगा। पिछले 3 दिनों के एक काफी स्मॉल नैरो रेंज कंसोलिडेशन के बाद आज हम टुवर्ड्स क्लोज एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल विद वॉल्यूम्स देख रहे हैं। लगभग 99 का प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 96 का और टारगेट्स रहेंगे 104 के जीएमआर एयरपोर्ट्स पे। 4 के टारगेट के लिए जीएमआर एयरपोर्ट बाय साइड का ट्रेड। कविता जी, आपका ट्रेड क्या है? या सो आईटी से लेकर जाएंगे इन्फोसिस को 1660 के लेवल पर है एज ऑफ नाउ फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1680 1690। इन्फोसिस पर आप बीटीएसटी लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1650 का। ओके तो यहाँ पे ट्रेड सारे पूरे हो गए एंड फाइनली इन्फोसिस पे भी बाय कॉल आती हुई, और इन्फोसिस की इस बाय के कॉल के साथ एक बताऊँ, निफ्टी आईटी ऑलमोस्ट अपने सेशन के मिड हाफ पर, मतलब अंतिम चरण में अपने मिड जोन पर आके खड़ा हुआ है। रिकवरी है डीलों से। तीनों इंडेक्सेस रखिए। अब आते हैं इंडेक्सेस की अप्रोच पे। इट्स 24314। बैंक निफ्टी करीब करीब इस वक्त है 42403। अनुज, आज का पूरा दिन कंसोलिडेशन के नाम रहा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव ज़्यादा अच्छे रहे, पैसा बना। कल के लिए अप्रोच और इंडेक्सेस क्या कैरी करना है, व्यू क्या रहेगा? देखिए मेरे इंडेक्सेस नहीं कैरी करना है, क्योंकि इंडेक्सेस में कैरी करने वाला कुछ है नहीं क्योंकि देखिए आज ट्रेड देखिए, मज़ा आता है जब मार्केट आपको ट्रेंडिंग मूव्स दे। ये मूव्स में मज़ा नहीं है। ये क्या है, 20 पॉइंट उधर 20 पॉइंट उधर, जॉबिंग कर ली, थोड़ी थोड़ी ट्रेडिंग कर ली, वो अलग बात है, लेकिन न्यूट्रल रहें। कोई ऐसा नहीं है कि कल आप कोई बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन मिस करने वाले हैं। अभी मार्केट थोड़ा टाइम आपको इसी तरीके से रेंज में रहेगा। इवन बैंक निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हो रहा है, थोड़ा नेगेटिव बायस के साथ ही बंद हो रहा है। इंडिविजुअल स्टॉक स्पेसिफिक पोजीशंस कैरी कर सकते हैं आप वीरू। 2-3 हैं, जैसे तो ऑयल एंड गैस और मेटल्स जिसमें लास्ट में थोड़ा मूव आया, वो भी एक पोजीशन कैरी कर सकते हैं। उसके अलावा आईटी, एफएमसीजी और बजट से रिलेटेड थीम, मेरे ख्याल से उन पर फोकस करें। आई थिंक ऑयल एंड गैस में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं ना, मार्केट कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि शायद पीएसयूज में कुछ इंटरेस्टिंग आ सकता है। इसीलिए ये इस तरीके से मूव ओएनजीसी, गेल, एचपीबीपी इन सब में आ रहे हैं। तो ऐसे स्टॉक्स पर फोकस करें। बेसिकली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, पिछले हफ्ते पूरा अप्रोच निफ्टी पर थी, अब पूरी अप्रोच स्टॉक्स पर है। आई थिंक कुछ टाइम तक आपको स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा। कुछ वक्त तक स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, और अगर आप वाकई इनफैक्ट देखें आज के सेशन को, आई मीन आप स्टॉक्स के मूवमेंट को देखिए। आरईसी, पीएफसी 4.4% ऊपर, बीएचएल 3.5% ऊपर, गोदरेज सीपी 3.5% ऊपर, नाल्को 3.5% ऊपर, ओएनजीसी जैसा इंडेक्स हैवीवेट 3.5% ऊपर। तो ये बात क्लियरली अगर आप देखें स्पष्ट है कि स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। टिल द टाइम हम एक इंपॉर्टेंट ट्रैजेक्टरी के नीचे कोलैप्स ना हो जाए या फिर रीगेन ना कर लें, तब तक यही अप्रोच रहेगी। नो कैरी ट्रेड्स। अब आइए जरा ब्रेथ को देखते हैं। आज डेरिवेटिव्स में इंडेक्स, मतलब जो डेरिवेटिव काउंटर्स हैं उनमें ब्रेथ कैसी रही, गेनर्स, लूजर्स और साथ ही साथ मतलब शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग 34 अभाव था इसका, और जो कंसोलिडेटेड फिगर्स थी वो 68 थी, 34 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 34, शॉर्ट 62 में। तो आज क्लियरली थोड़े कुछ बैंकों में शॉर्ट बना है। मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, बीएचईएल, ओएनजीसी, चंबल, आज ये पूरा का पूरा स्पेस काफ़ी वाइड लॉन्ग देखे गया। आरईसी में शॉर्ट कवरिंग थी, नाल्को में शॉर्ट कवरिंग थी, हिंदुस्तान कॉपर में शॉर्ट कवरिंग थी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में और यूनाइटेड ब्रेवरीज में आज करीब 3.25% का मूव। अगेन क्लियर इंस्टेंसेस ऑफ आई थिंक शॉर्ट कवरिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा आज अपने अपडेट के बाद औंधे मुंह गिरा, लगभग 4.25% नीचे। एक्सट्रीमली अगर आप देखें तो आज शॉर्टिंग देखी गई इस स्टॉक में। दिवीज लैब, वोडाफोन आइडिया अब शॉर्ट विटनेस करता हुआ, और आरबीएल बैंक, परसिस्टेंट सिस्टम, मिड कैप आईटी में ये कोलैप्स हुआ। आज शॉर्टिंग विजिबल थी। और इंडिया सीमेंट्स, आरती इंडस्ट्रीज केमिकल बास्केट में, इंटरग्लो एविएशन, बॉश और एलएनटी फाइनेंस, ये कुछ और काउंटर्स थे जो कि आज काफ़ी पेन में रहे। और अभी जो कुछ देर पहले कॉल्स दी गई थी उसमें शामिल था बाटा। लुक एट बाटा नाउ, इस वक्त 1536 पर डे हाई की ट्रैजेक्टरी पर टिक बाई टिक चार्ट रखिएगा। जैसे ही कॉल दी गई राजेश पालवी जी द्वारा 1540 का जोन लगा के आया। एक स्टॉक मैं और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा जो कि एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, आईटीसी, ऑल्दो ये कॉल्स में शुमार था, लेकिन 445.30 पे फाइनली ये क्लोज आता हुआ 2 फरवरी के बाद पहली बार इस क्लस्टर में 445.35 पे। राजेश पालवी जी, एक बार आपसे ही व्यू लूँगा। अब जिस प्रकार की ये क्लोजिंग हो रही है और जिस प्रकार पे 440 और 450 की स्ट्राइक्स पे आपको बिल्डअप दिखाई दे रहा है, अगर ये कल भी 440, 446 के ऊपर ट्रेवल करना शुरू करे तो कौन सा क्लस्टर खुल गया आईटीसी में?
आई थिंक डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक में अब 455 460 की तरफ मोमेंटम बनते हुए दिखेगा। 440 पे जिस तरीके से अब ये इसके ऊपर ही क्लोज होते हुए दिख रहा है, 440 के कॉल राइटर्स भी आज पोजीशन कवर करते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होगा। अब मेजर कंसंट्रेशन जो बना हुआ है 455 के आसपास, 450 455 है, तो वहां तक के लिए चाल हमें लगता है कि आईटीसी पे बनते हुए दिख सकती है। तो पोजीशन कैरी करने के लिए सलाह रहेगी आईटीसी पे बीटीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये फिलहाल आईटीसी पर एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन रही है तेज़ी की। अच्छा, एक और ज्वेलरी कंपनी जो कह रही है कि उनकी 11% तक की ग्रोथ देखने को मिल रही है ज्वेलरी सेल्स में। सेंको के अपडेट्स आ गए हैं, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ करीब 4% के आसपास। एक और कंपनी जो बेसिकली टाइटन से बेहतर नंबर्स Q1 में एक्सपेक्ट कर रही है और उसी तरफ इंडिकेशन है। सवाल यही है कि आज इतना बिखरने के बाद क्या कुछ संभलने की गुंजाइश है स्टॉक में या नहीं। टाइटन आज पूरा टूट गया है अमित, 4% तक के नुकसान पर आज क्लोज देखने को मिलेगा। रिवर्सल अगर आना है तो कहां पर सपोर्ट लेना होगा इस पर्टिकुलर ट्रेड को? जी हर्षिता मैम, इसके लिए हमें बिकॉज आज गैप डाउन के साथ नीचे गया, थोड़ा वीकली चार्ट्स की तरफ देखना पड़ेगा। अगर वीकली चार्ट्स देखिए तो 100 वीकली मूविंग एवरेज लगभग 3070 के आसपास आता है और वहीं पे एक स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एरिया भी है। तो कोई एनी साइन ऑफ रिवर्सल हमें 3050 3070 के आसपास अगर हमें कोई डेली बुलिश कैंडल बनती है तो वहां पे एक छोटे से रिस्क के साथ वहां पे हमें ट्राई करना चाहिए। बिफोर दैट वी शुड वेट अ लिटिल बिट। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, देखते 3000 के आसपास ये सपोर्ट लेता है स्टॉक या नहीं। लेकिन लास्ट आवर में अगर कुछ पोजीशंस बनी हैं और जो बीटीएसटी ट्रेड्स में भी साफ दिखाई दिया, वो लार्जली टेक्नोलॉजी कंपनियों की तरफ से बनी और एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ये दोनों ट्रेड्स थे जिन पर नजरें हमारे जानकारों ने बनाई। टीसीएस कोई इशारा नहीं कर रहा है, एकदम शांत ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ पुलबैक की उम्मीद करें पालविया जी या नहीं, या कल देखते हैं कैसे खुलेगा? आज मजबूत खुला लेकिन टिक नहीं पाया। मैं टीसीएस इसीलिए मेंशन कर रही हूँ क्योंकि पहले नंबर्स इसी के आएंगे इस गुरुवार को। तो देखिए, पिछले 3-4 दिनों से एक होल्ड आउट करने की कोशिश तो कर रहा है स्टॉक, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा लेवल देखने होंगे, वो होंगे करीब 3970 के। ये लेवल को देखना होगा अगले 1-2 दिन। अगर ये होल्ड आउट रहता है तो हमें लगता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टॉक हायर साइड पे ब्रेकआउट करने में कामयाब होते हुए दिख सकता है। अपसाइड में जो मेजर चैलेंजिंग लेवल बना हुआ है वो करीब 4020 4030 की रेंज में बना हुआ है। ये लेवल को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है। पिछले 4-5 दिनों से अटेम्प्ट किए हैं लेकिन हर बार वहां से ये फिसलते हुए दिख रहा है। तो एक छोटी रेंज है अभी फिलहाल स्टॉक की, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके से बाकी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है आईटी में, और सेक्टर में भी एक अच्छा मोमेंटम हमने देखा है और हायर साइड पे होल्ड आउट हो रहे हैं, तो टीसीएस में एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा। बट 3970 स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो जरूर करना होगा। ओके, टीसीएस जुलाई फ्यूचर्स पे आपका ठीक है। मीनवेल आप एक स्टॉक लिखे आइए, दैट्स आई थिंक डॉक्टर लाल पैथलैब आपके स्क्रीन पे आएगा इस वक्त। 2918 पे क्लोज आता हुआ। ये क्लोज कल की तुलना में, परसों की तुलना में स्लाइटली बेटर है, लेकिन बात यह है कि प्लेसमेंट यहाँ की है। ये क्लोज जो आ रहा है ये ऑलमोस्ट 10 फरवरी 2022 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में। और एक बार जरा मैं मेट्रोपोलिस को देखता हूँ, ये भी क्या कर रहा है। मेट्रोपोलिस 2042-90 नहीं, यहाँ पे इतना मूव स्ट्रॉन्ग नहीं है। और जिस प्रकार का बेहतरीन कंसोलिडेशन विद द पॉजिटिव बायस इसमें हुआ है, शायद हुआ मेट्रोपोलिस में भी है, लेकिन ज़्यादा क्लियर जो है ना विजन जो मिल रहा है वो डॉक्टर लाल पैथलैब में। आपकी राय कविता जी, डॉक्टर लाल पैथलैब क्लियर कट ब्रेकआउट, कोई एट द मनी कॉल पे, फ्यूचर्स पे, स्पॉट पे आपका टेक इस वक्त इसमें? सो लाल पैथलैब ने हायर टाइम फ्रेम पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है आफ्टर कंसोलिडेशन। एज ऑफ नाउ 2900 के लेवल पर है। मुझे लग रहा है पोजिशनिंग अगर देखें तो यहाँ पर एक शॉर्ट फ्लैग का ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है। अपसाइड में मुझे लगता है प्राइस टारगेट के लिए आप 2940 2960 के प्राइस टारगेट की तरफ ये 1 या 2 दिन में बढ़ता हुआ दिख सकता है। पोजिशनिंग अगर है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 2890 के ऊपर जब तक मेंटेन है, यहाँ पर एक अपसाइड मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। जी हाँ, प्लेसमेंट बहुत अच्छी है, काउंटर ऑलमोस्ट डे हाई पर। अभी जो मैं जिक्र कर रहा था आईटीसी का, मैं बार बार पूछ रहा था राजेश जी से ये प्रश्न। अब देखिए आईटीसी अब खिसकता अब डे हाई पर है, लेकिन अभी एक ब्रेकआउट ड्यू है। आई थिंक
जो अभी तक जिसे कहते हैं ना मैं ब्रेकआउट पे कन्वर्ट नहीं हो पाया है, और वो है टाटा कंज्यूमर। टाटा कंज्यूमर की प्लेसमेंट अच्छी है और आज की प्राइस परफॉर्मेंस और इसकी प्राइस परफॉर्मेंस में वर्सेस आई थिंक रेस्ट ऑफ एफएमसीजी पैक में एक बड़ा डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है। आपकी राय यहाँ पर क्या होगी इस वक्त राजेश सतपुते जी? इस डिफरेंशियल को आप प्ले करना चाहेंगे कल या फिर किसी पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पॉइंट के पार होने के बाद, फॉर इंस्टेंस 1160, 1155? हाँ वीरेंद्र जी, देखिए अगर आप टाटा कंज्यूमर की बात करें और उसका डेली चार्ट देखें तो इसमें एक ब्रेकआउट मेरे हिसाब से हुआ है और उसका लेवल है करीबन 1135 1140। ये इसका आप कह सकते हैं कि इसका सपोर्ट जोन है और मुझे लगता है कि आज हालांकि ऊपरी लेवल से ये ठंडा पड़ा बाजार के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि काउंटर में अभी भी स्ट्रेंथ है। इट इज स्टिल बाय। प्रोबेबली अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें तो 1125 का थोड़ा सेफर स्टॉप लॉस होगा। और जो चार्ट दिखा रहा है मुझे लगता है वीरेंद्र जी ये कम से कम 1200 जाएगा, लेकिन अगर मैं सही ठहरा तो 1200 को पार भी करेगा। तो यस, टाटा कंज्यूमर इज स्टिल अ बाय। कंज्यूमर एक अपॉर्चुनिटी बाय साइड की बन रही है। बेसिकली कंजम्पशन थीम थोड़ी सी एक्टिव हुई है आज ये एफएमसीजी कंपनियों की हालत देखकर। अब लेकर आते हैं आपके लिए वो बैन वाला अपडेट, और बैन में दरअसल 2 स्टॉक्स जाने की तैयारी कर रहे हैं। एक है आपका चंबल फर्टिलाइजर, 124% की पोजीशंस आ चुकी है, और दूसरा है आपका इंडस टावर। इंडस टावर में भी हमने देखा नियरली 96% तक की पोजीशंस आती हुई दिखाई दी हैं। तो ये स्टॉक्स लगभग बैन का हिस्सा बन सकते हैं। वीरू, एक शेयर जिसका हमने जिक्र नहीं किया, पेटीएम, आज 8% की तेजी, 473 रुपए के आसपास का क्लोज देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स ये डबल होगा मौजूदा लेवल से तो शायद अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़े, लेकिन आज एवरेज वॉल्यूम से करीब 3-3.5 गुना ट्रेड्स होते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए इस पर बार बार नजर आ रही है। बहुत तगड़ा वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है, इस पर एक पर्सपेक्टिव ले ही लेते हैं। शिल्पा जी, कुछ ट्रेड लिया है क्या आप लोगों ने पेटीएम पर हाल फिलहाल में? वैसे मैं देख रही हूँ इस महीने के 5 ट्रेडिंग सेशंस में 17% के गेन्स आ चुके हैं। जी बिल्कुल हर्षिता जी, यहाँ पे हमारे टेक्निकल डेस्क से रेगुलरली पेटीएम में एक व्यू दिया जाता है जहाँ पे दे एक्सपेक्ट कि 520 तक जा सकता है। जब तक ऑन डिक्लाइन आप 420 तक इसमें आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, वही आपका सपोर्ट है। यहाँ से इट शुड मूव टुवर्ड्स 500 टू 520। तो 500-520 तक के लेवल्स पेटीएम में आते हुए दिखाई देंगे। एक बढ़िया मूव देखने को मिला है इस पर्टिकुलर स्टॉक में आज। एक दो और ट्रेड्स मैं आपके सामने पेश कर देती हूँ जहां पर थोड़ा सा मोमेंटम लौट रहा है। पूरी तेजी नहीं आई है लेकिन कोशिश हो रही है, कुछ निबलिंग चल रही है। बैंकों में पूरी तरफ बिकवाली का दबाव है, लेकिन कोटक पॉजिटिव क्लोज दिखा रहा है। जैसे हम पहले भी मेंशन करते आए हैं, कोटक अपनी चाल चलता है। कोटक में 0.14% के गेन्स है। इससे बेहतर ऑफ कोर्स इंडसइंड बैंक की चाल हुई। कुछ अटेम्प्ट करेंगे कि आप अमित, कोटक या इंडसइंड में कुछ तेजी का ट्रेड, या फिर इंतजार आईसीआईसीआई और एचडीएफसी के आउट परफॉर्मेंस का रहेगा और उसके बाद ही चाल तेजी की तरफ आए, बड़े मूव्स आए तभी? जी मैम, आईसीआईसीआई में तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कोटक अपनी चाल चलता है, इसने गैप फिल यहाँ पे कर दिया और उस दिन जो बैड न्यूज आई थी, बैड न्यूज का हाई भी इसने क्रॉस कर दिया। तो मुझे लगता है यहाँ एक स्लो एंड स्टेडी मोमेंटम बना रहेगा। अभी भी यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस हम लगभग रखेंगे 1835 का, और मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली 1880 1900 की तरफ कोटक जा रहा है। जी, और एक बार लेके आइए आप बैंकों में। आई थिंक ये स्टॉक जो है वो बैंकों में कुछ अलग ही क्लास में है। शरद जी है ना डायरेक्टर साहब, अभी बताइए ज़रा प्लीज़ एक बार स्क्रीन पे ज़रा आप लेके आइए। अच्छा नहीं, अभी शरद जी नहीं है, बट फेडरल बैंक एट 188.18 अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे, बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस। और आप ईयर टू डेट भी देखें तो मेरे ख्याल से लास्ट जून में, मेरे को याद है अच्छी तरीके से, 127 के आसपास था, इसी टाइम ड्यूरेशन के आसपास। नाउ इट्स 188। राजेश सतपुते जी, ऑल्दो जिसकी ग्रिप में है उसके पास एक्सट्रीम कॉन्फिडेंस होगा, बट ये जो इसकी राइजिंग चैनल थी ना, जो ये परसिस्ट कर रही थी अप्रैल 2020 से, ये अब उस राइजिंग चैनल को भी मेरे ख्याल से पिछले 5 दिन में काट के इजेक्ट कर गया है। इससे पोजीशन क्या बन रहा है राजेश जी, जिस इस राइजिंग चैनल को इसने बाइसेक्ट किया है उसका? लेकिन जी देखिए, मुझे लगता है कि फेडरल बैंक एक जबरदस्त बुल ग्रिप में है। अगर आप इसे डेली चार्ट पे भी देखते हैं तो मुझे लगता है ये 182 185 इसका क्लस्टर होगा, सपोर्ट होगा। तो जब जब ये डिप देगा इस रेंज के आसपास, तब तक इसमें बाइंग उभर के आएगी। और आप जो प्रोजेक्शन की बात करिए,
मुझे लगता है कि कम से कम 200 के आसपास तो जाएगा, क्योंकि देखिए इसका जो रियल ब्रेकआउट है, अगर आप देखें डेली चार्ट तो इट्स अ राइजिंग चैनल। जो बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें तो 180 का ये ब्रेकआउट है। तो 180 के ब्रेकआउट के बाद तुरंत तो नीचे नहीं आएगा, तो मुझे लगता है इसका प्रोजेक्शन 200 के आसपास होगा, जहां पे कॉल राइटर खड़े हैं। जी हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज यहाँ पे इस स्टॉक का और ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे। एक ब्रेकआउट जो आज नहीं कन्वर्ट हो पाया, और देखिए फेडरल बैंक अभी टिक बाय टिक पे डे हाई पर है, बट कल नज़र रखिएगा जिस स्टॉक पे, और आई थिंक सुबह मैं इसकी बात कर रहा था लेकिन आज शूट अप नहीं कर पाया, चंदन ने इस पर अपना टेक दिया भी था, और राजेश पालवे जी वो है आपका एक्साइड 570 to 50। राजेश जी ये 580 600 की कॉल राइटर्स कर क्या रहे हैं इस वक्त, क्या सेंस मिल रहा है आपको एक्साइड में? तो देखिए पिछले 3-4 सेशन से देखें तो स्टॉक एक साइडवेज बिहेवियर दिखा रहा है। हायर साइड पे यहाँ पे प्राइस रिजेक्शन हो रहा है करीब 580 590 की जोन में। अगर मैं यहाँ पे कॉल कंसंट्रेशन का डेटा देखूं तो जो मेजर कंसंट्रेशन बना हुआ है वो करीब 600 की स्ट्राइक पे ही बना हुआ है। तो वैसे देखें तो बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है कॉल में, लेकिन हमें लगता है कि स्ट्रक्चर जिस तरीके से बने हुए हैं ये 560 ये स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और यहाँ पे हमें लगता है कि ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है इसमें। ये कंसोलिडेशन के बाद वापस हायर साइड पे ब्रेकआउट बनते हुए दिख सकता है। तो 560 के स्टॉप लॉस से पोजीशन लॉन्ग साइड का रखा जा सकता है। और हमें लगता है जैसे ही स्टॉक में 576 578 के लेवल क्रॉस होंगे तो इसका जो टारगेट बनना चाहिए वो 600 की तरफ भी बनते हुए दिख सकता है। काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम, और हमें लगता है कि ये वापस अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम करते हुए दिखेगा बहुत जल्द। ओके तो ये फिलहाल आपके लिए ट्रेड जो एक्साइड में बन रहा है। अच्छा नाल्को जाते जाते देखिए 52 वीक हाई पर ही, और इनफैक्ट आज डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ दिखाई देगा 207 के लेवल्स। वैसे सुबह में इसकी हम चर्चा कर रहे थे खिलाड़ी नंबर 1 में 4% की गेन्स हैं। राजेश जी कल कंटिन्यू हो सकता है ये ट्रेड? राजेश सातपुते जी। बिल्कुल, और हर्षदा जी इनफैक्ट नाल्को ये हमारे रडार पे है। पिछले 2 दिन से हम इस पे एक मैंने रिकमेंडेशन भी दिया था करीबन 185 के आसपास, मुझे अभी भी याद है। और जिस तरह से इसका प्रोजेक्शन है, मुझे लगता है ये बीटीएसटी कैंडिडेट हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लगाना पड़ेगा 204 का। 204 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू करेंगे। मुझे लगता है कल एक थर्स देगा 215 216 तक का, जहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो यस, इट्स अ ब्रेकआउट इन नाल्को। जी, और बीएचएल का ये जो ब्रेकआउट है जो 329.25 की तरफ बढ़ रहा है, अब स्क्रीन पे बीएचएल लेके आइएगा। हमने पकड़ा था करीब करीब मेरे ख्याल से 309 के क्लस्टर में उस दिन क्लोजिंग में, मैंने बात की थी इस पर 330, और अब मतलब विद द प्राइस ऑफ आई थिंक 330, मतलब अप्रॉक्सीमेटली अब 20% का डिफरेंशियल बचा है ये बीएचएल का फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। इसका ऑल टाइम हाई है करीब करीब 390 का, दैट्स व्हाई मैं इसलिए कह रहा हूँ 20% का डिफरेंशियल अक्टूबर 2007 का। अक्टूबर 2007 के बाद अब ये सबसे नियरेस्ट क्लस्टर पे है, 20% का डिफरेंशियल बचा। PSUs में मूव काफ़ी अच्छा खासा है। जब हम उस वक्त ONGC की बात कर रहे थे, हमने जिक्र किया था गेल का मोमेंटम बढ़ता हुआ, और यस गेल भी अब अपने करियर के सेकंड बेस्ट आई थिंक जोन पे जाके स्ट्राइक करने की तैयारी करता हुआ। तो हर्षदा लीडरशिप रिलायंस की थी, बट पूरा का पूरा ऑयल एंड गैस स्पेस आज करियर हाई की तरफ बढ़ा। रिलायंस इटसेल्फ, ONGC, गेल, और डिफेंसिव में FMCG, और एक डिफेंस इटसेल्फ HAL और BL ऑल टाइम हाई। क्या गजब दिन रहा PSUs के लिए आज। जी हाँ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड उभर कर आया है वीरू। ऊपरी लेवल से जहाँ पर हमने देखा है भारतीय बाजार कुछ कंसोलिडेट कर रहे हैं, लेकिन PSU बकेट में हमने देखा एक अच्छी खासी तेज़ी। और PSUs में आज जो सबसे ज़्यादा जोश था वो लार्जली आपके रेलवे कंपनियों में था, चाहे वो RVNL हो, IRFC जैसा ट्रेड हो, इरकॉन जैसा ट्रेड हो, इन सब में ज़ोरदार तेज़ी बनती दिखाई दी। और फिर बाद में वो बाकी पॉकेट्स में भी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। लेकर आइएगा प्लीज़ वो रेलवे काउंटर्स, ये देखिए 7.5% का इजाफा IRFC में। इरकॉन का ट्रेड करीब 6% तक के गेंस दिखाने में कामयाब रहा, लेकिन RVNL करीब 15% ऊपर। रेल टेल जैसे काउंटर्स में आज हमने देखा है बढ़त देखने को मिली है। तो ये पूरा बकेट था जहां पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिली है। लेकिन आज अगर किसी एक पॉकेट ने मार्केट को निराश किया है तो वो एक बार फिर ऑफ कोर्स बैंक्स तो हैं ही, लेकिन टाइटन आपको दिखाते हैं, क्योंकि टाइटन बिगेस्ट लूजर रहा है आज के ट्रेड का। निफ्टी के लिहाज से अगर आप देखेंगे 3-3.25% का नुकसान इधर, फिर इसके पीछे डीवीज, BPCL, श्रीराम फाइनेंस, ये दूसरे लूजर्स रहे हैं आज के ट्रेड के।
एक चीज जो सबसे ज्यादा भाई है इस मार्केट को वो है मैरिको और डाबर का Q1 का अपडेट। उसी को देखकर पूरे FMCG सेक्टर में एक थम्स अप मिला और वो सेक्टोरल सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से लेकर आएंगे, फिर आखिरी 20 सेकंड में लेकर जाएंगे आपको वॉल पर। ये देखिए FMCG इंडेक्स करीब 1-1.5% ऊपर, ऑयल एंड गैस इंडेक्स ONGC और रिलायंस की बदौलत करीब 1% के गेन्स, कैपिटल गुड्स में डिसेंट परफॉर्मेंस और CPSE इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली। ये कुछ तेजी वाले ट्रेड्स रहे हैं आज, बाकी सब दबाव में। अब लेकर आइए आपके लिए हीट मैप, और हीट मैप में आप देखेंगे जो बिक्वाली का दबाव है वो टाइटन लीड कर रहा है, फिर डीवीज लैब, BPCL, श्रीराम फाइनेंस जैसे काउंटर्स, अदानी पोर्ट, टाटा स्टील, ये सब वीकर एंड पर थे। ONGC 4.25% ऊपर, और याद रखिएगा ONGC का ट्रेड CNBC आवाज के दर्शक थर्सडे से राइड कर रहे हैं, जब हमने पहली बार वो मूव स्पॉट किया था। 300 के लेवल्स पर आज का क्लोज आ रहा है। ITC में 2.5% का इजाफा, HUL में तेजी, विप्रो, HCL टेक जैसे काउंटर्स भी भागे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ रहा है इस मार्केट के लिए, वहां पर 3200 के ऊपर का क्लोज आता हुआ। तो ये है फिलहाल आपके लिए स्थिति। कुल मिलाकर एक जो प्रोविजनल क्लोज आ रहा है वो आ रहा है 8 पॉइंट ऊपर। ध्यान दीजिएगा 24,338 आज का डे हाई था। एडजस्टेड बेसिस पर फाइनली सिचुएशन आई थिंक नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन एक हल्का सा पुल बैक आने की कोशिश ज़रूर हुई थी। कुल मिलाकर ये है आज का हाल। सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। नीरज और आशीष के बीच का मुकाबला क्या रंग लाया है। मंदी में BPCL, HPCL वाले ट्रेड्स पकड़े थे। PCBL नीरज ने बाई साइड पर रखा, HCL टेक बाई साइड पर रखा। अब आइए आप आशीष के परफॉर्मर्स पर। मैरिको, डाबर, सिग्नेचर ग्लोबल सब तेजी वाले ट्रेड्स, और एक मंदी वाला आउट परफॉर्मर था वो है टाइटन जो 3% से ज़्यादा टूटा। जी, और क्लोज ठीक ठाक है। ये दिन जो है वो मोर लेस कंसोलेशन के नाम रहा। स्टॉक स्पेसिफिक स्विंग अच्छे थे PSUs ने, और डिफेंस की कंपनियों ने अच्छा किया, और डिफेंसिव ने अच्छा किया। HDFC के लिए दिन आज भी खराब रहा। HDFC बैंक के लिए 1636 पे, और ये ऑलमोस्ट 19 जून के बाद की सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे जाके क्लोज हुआ। तो HDFC बैंक अभी भी प्रेशर डालता है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टुमारो। कल मंगलवार सुबह पूरा का पूरा पैनल, आशीष, मैं, नीरज जी, हर्षिता और अनुज आपसे मुलाकात करेंगे पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।